लोग समझते हैं फिल्म महंगा माध्यम है, लेकिन सच्चाई ये है कि रंगमंच फिल्म से कहीं ज़्यादा महंगा माध्यम है। रवीना अगर खुद अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, अब देखो वो वाला बजाना है, अब ऐसा करना है, अब ये करना है, तुम्हारा नंबर है, अब नकारा, ये शो के दौरान ये सब बताना पड़ता था। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है में आपने आसाराम बापू का रोल किया, तो उसके कास्टिंग की एक कहानी है कि सिर्फ आंखों के क्लोजअप को देख करके आपको कास्ट कर लिया गया था। आजकल के एक्टर्स या बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनका ये मत है कि जब वो एक्टिंग करते हैं किसी कैरेक्टर को लेके, किसी किरदार को लेके, वो उस किरदार में जब उतरते हैं उनके अंदर भी वैसी ही घटनाएं होने लगती हैं। क्या ये एक्टिंग में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो कोई अगर नकारात्मक किरदार कर रहा है तो जीवन में क्या नकारात्मक होने लगता है, या कोई सकारात्मक किरदार कर रहा है तो जीवन में भी सकारात्मक होने लगता है? कि मैं तो यहाँ मतलब उठ के खड़ा हो जाता, मैं घूर के देखता, मैं ये करता, मैं मुक्का मारता कि अगर आप बहुत खुश हैं तो आपकी सांस बड़ी अच्छी सी चल रही है, जैसे ही आप डरे तो हो जाएगा आश्चर्यचकित। अगर हमने मतलब ये सांस जो एंगर की सांस है, अगर हमने सांस क्रिएट करी, हमें ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है। जिंदगी में अगर रोना दोबारा से, ये सिचुएशन में हम बहुत रोए थे, क्या आप चाहेंगे ये सिचुएशन दोबारा है? नहीं, दोबारा तो जिंदगी नहीं चाहेंगे। फिल्म में आप दोबारा रोने के लिए जाओगे। दो अपोजिट इमोशंस, या जैसे एक कॉमिक है और एक ट्रेजिक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल होती है, या जो पास पास के इमोशंस होते हैं उनको करने में ज़्यादा मुश्किल होती है? हमारे पास, इंसान के पास कोई तरीका नहीं है भाव प्रकट करने का। सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ है कि उसकी मसल्स जो है या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या एक्सपेंड होंगी। क्या हमको मालूम है कि ये पंखा कैसे काम करता है या एसी कैसे काम करता है? हमको नहीं मालूम। तो अब जब तक पता न चल रहा है तब तक पहले पता लगाएंगे, तब हम हवा लेना शुरू करेंगे। क्या गीता का श्लोक है ना, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसको लोग रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं कि फल की इच्छा मत करो, जो फिल्मी गानों में आया है ना, फल पर आपका अधिकार नहीं है, श्लोक ये बोलता है। गलतफहमी में ये रहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमको मिलेगा, लेकिन इस पूरी सृष्टि में जितने भी कर्म हो रहे होते हैं उन सबके कर्मों का फल सबको मिल रहा होता है, एक दूसरे को मिल रहा होता है। एक सुनसान बियाबान दिल में रहता है, जहन में ढेर अदाकार खड़े होते हैं, और बेचैन से होकर के सुकून मिलता है, कुछ इस तरह से किरदार बड़े होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है और आज साक्षात्कार श्रृंखला इनाम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारत के मशहूर रंग निर्देशक और अभिनेता सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ सर। नमस्कार, अच्छा लगेगा, बातचीत करेंगे। आप जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ये अपनी चॉइस है, कोई क्रम, इस क्रम में चलेंगे कि पहले जीवन जाने, जो सवाल मन में आए और या जो जिज्ञासा मन में आए हम लोग शेयर करते रहेंगे। जी सर, बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, कुछ लोगों ने भी भेजे हैं और कुछ हम लोगों ने तैयार किए हैं। जो हम लोगों ने तैयार किए उसमें दार्शनिक पक्ष भी है और यथार्थ पक्ष भी है। जो लोगों ने भेजे हैं वो जीवन से जुड़े हुए भी सवाल हैं। तो सबसे पहले जीवन से जुड़े हुए सवाल से शुरू करते हैं। भारतेंदु नाट्य अकेडमी, आप वहाँ पहली बैच के पहले छात्र थे, मतलब पहली बैच के छात्र थे, वहाँ का अनुभव कैसा रहा और कैसे शुरुआत हुई? मैंने बड़े होने के बाद, बचपन में जो किया था वो तो अलग था कि वो बचपन का थिएटर तो ऐसा थिएटर था कि बड़े होने के बाद पता चला कि जो हम करते थे वो रंगमंच था। हमको तो लगता था बच्चों का खेल था, ख़त्म हो गया। तो बड़े होने के बाद जब 74 में दोबारा से हमने शुरू किया थिएटर, 74 में मालूम ही नहीं था कि बड़े लोग भी नाटक करते हैं, कोई ऑडिटोरियम होता है, ये कोई कला विधा है, ये सब कुछ पता नहीं था। अचानक से शुरू हो गया एक दोस्त के मार्फत। तो धीरे धीरे 2 साल में ये समझ में आने लगा ये तो बहुत गहरी चीज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा, पहले सोचते थे सिर्फ खाली अभिनय करना है, 4 तरह की आवाज़ें निकालना और 4 तरह के भाव प्रकट करना, तो इतना नहीं समझ में आता था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। और एक एक विधा, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डिज़ाइनिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, वो उसमें कितनी गहराई है और विश्व में प्राचीन काल से लेकर अब तक उसमें कितना काम हो चुका है। तो उसको जानने की धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ी और मेरी खुशकिस्मती थी कि उसी समय यहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी खुली। 1976 में भारतीय नाट्य अकेडमी का फर्स्ट बैच शुरू हुआ, तो मौका मिलते ही मैंने फर्स्ट बैच ज्वाइन किया। और तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट आपको कुछ सिखाता नहीं है, आप
सिखाने के बजाय वो इंस्टीट्यूट, क्योंकि एक साल में आप कुछ नहीं सीख सकते। एक साल का कोर्स था या 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स में आप 3 साल में इतनी बड़ी ज़िंदगी और इतनी बड़ी आर्ट है या कोई भी सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि आप उसको सीख नहीं सकते। वो सिर्फ आपको एक नज़रिया दे देता है और आपकी एक आंखें खोल देता है कि क्या क्या है सीखने के लिए, जो तुम्हें सारी ज़िंदगी सीखना है। जी तो वो क्या क्या है, तो वो भारतीय नाट्य अकेडमी ने मुझको दिया कि क्या क्या है। तो असली सीखना तो भारतीय नाट्य अकेडमी के बाद से शुरू हुआ जी। और आज तक जारी है वो। आपने एक जगह कहा था कि आपने थिएटर का आविष्कार किया है, ऐसा मुझे सुनने में आया था और कुछ प्रश्न आए थे लोगों के, तो उस बात से क्या तात्पर्य था आपका, मतलब क्या मतलब था? ये बचपन की बात है। बचपन में एक्चुअली हम लोगों को किसी को हमारे घर में ट्रांजिस्टर भी नहीं था कि हमारे वो सुनते हो, सिनेमा कभी देखा नहीं था, नाटक कभी देखा नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं देखा था। हमारे मोहल्ले में जन्माष्टमी की एक ट्रेडिशन था कि जन्माष्टमी में बच्चों को कृष्ण बना के या द्रौपदी बना के, राधा बना के, ये सब बाहर के कमरे में खड़ा कर देते थे और बाहर के कमरे का दरवाज़ा खोल देते थे। गलियों से निकलते हुए लोग उन झांकियों को देखते थे, वो झांकियाँ थी। तो उन झांकियों को देखते देखते मतलब हम लोग सजते थे उसमें, जी कभी कुछ बनते थे हम भाई बहन सभी। तो जब हम 6 क्लास में थे तब हमको ऐसा लगा कि खड़े खड़े बोर हो जाते हैं, क्यों ना कुछ बोला भी जाए। जी तो हमारे यहाँ एक कविता चलती थी नरोत्तम दास की, शीश पगा न झगा तन पर। तो उस कविता को हमने और हमारे भाई ने मिलकर तय किया कि बहन रुक्मिणी बनी, बड़े भाई हमारे सुदामा बने और हम कृष्ण बने, और ये तय किया कि वो लाल रंग अपने पैरों पे टपकाते हुए, जैसे कांटे चुभे तो रंग की जगह पे लाल रंग टपकाते हुए वो अपने आप ही आ करके बैठ जाते थे और ऐसे पैर के ऊपर रंग, ऑडियंस के देखने हुए, कोई छुपाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से उसको किया। तो ये जो हम कर रहे हैं ये थिएटर था, ये नहीं पता था। तो उसके बाद फिर हमारे घर में हवा वो आ गया ट्रांजिस्टर, तो हवा महल हम सुनने लगे। तो हवा महल को सुनते हुए जो हवा महल की कहानियाँ याद कर लेते थे, और हम भाई बहन और आसपास के मोहल्ले के और कुछ बच्चे, हम लोग मिलके उसको अपने बाहर के कमरे में या बरामदे में मदर अदर की साड़ियों का पर्दा वर्दा डाल के और वहाँ पे अपना कर लेते थे। आंगन में ही बच्चे ज़मीन पे बैठ जाते थे और मतलब हमारे कई किराएदार थे हमारे मकान में, तो वो आंगन कॉमन था, तो वहीं पे सब हम लोग करते थे। तो ये इसलिए क्योंकि उस जब पता ही नहीं था कि थिएटर नाम की कोई कला विधा है, तो हमने जो कुछ किया वो अब सोचते हैं तो वो आविष्कार जैसा लगता है। वैसे वो रियल सेंस में आविष्कार नहीं था, लेकिन अब सोचते हैं तो लगता है कि अगर किसी को कुछ भी पता ना हो कि रंगमंच नाम की कोई चीज़ होती है, अभिनय नाम की कोई चीज़ होती है, कभी कुछ देखा ना हो और स्वतः स्फूर्त ढंग से ये चीज़ें होने लग जाएं, तो इस सेंस में उसको आविष्कार। आज के दिनों के रंगमंच में और जो शुरुआती दिनों का रंगमंच था, उस समय में कुछ अंतर आया है या कैसा अंतर आना चाहिए, इस पे आप क्या कहते हैं? जब थिएटर मैंने शुरू किया था 1974 में, तो एक चीज़ तो ये थी कि उस वक्त जो लोग भी रंगमंच कर रहे थे उनके दिमाग में करियर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये एक तरीके से उनका रोज़गार नहीं था। वो एक अपनी अपनी लोग नौकरियां करते थे, नौकरियां करते करते उनका वहाँ की सैलरी से, जैसे मैं LIC में था, राज बिसारिया जी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, डॉक्टर अनिल रस्तोगी CDRI में थे। तो ये सब, ये लखनऊ के एक्टर्स की मैं बता रहा हूँ, बाहर भी ऐसे ही था। तो लोग नौकरियां करते थे, उससे उनकी आजीविका चलती थी और वो अपने शौक के लिए, पैशन के लिए, एक जुनून में नाटक करते थे। तो एक ये बहुत बड़ा फ़र्क था कि कोई भी ना तो उससे कोई पैसा कमाना चाहता था, ना उसमें कोई अपना भविष्य देख रहा था। और जो लोग आते थे थिएटर से, जो लोग भी जुड़ते थे, या तो वो नौकरी पेशा लोग होते थे या स्टूडेंट्स होते थे। स्टूडेंट्स आते थे, उनको भी एक तरीके का मज़ा आता था, इसलिए जो है वो थिएटर में आते थे। धीरे धीरे ये NSD की वजह से और भारतीय नाट्य अकेडमी की वजह से एक जो है इन्होंने जोर दिया कि प्रोफेशनल थिएटर होना चाहिए। तो फिर लोग जो है वो प्रोफेशनल थिएटर के लिए कि फुल टाइम हम थिएटर सीखेंगे, फुल टाइम हम थिएटर करेंगे। तो फुल टाइम अगर आप थिएटर करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो आजीविका चाहिए ही चाहिए। तो ये एक फ़र्क आएगा कि अब जो है इसको लोग कैरियर के तौर पे लेके आते हैं अभी वर्तमान में। और पहले जो है वो पैशन के तौर पे आते थे। हालांकि
मेरा ये मानना है कि अगर आप करियर के तौर पे ले रहे हैं तो भी पैशन पहली शर्त है। पैशन होना चाहिए। पैशन के बिना आप करियर भी नहीं बना सकते इसको। तो पैशन तो बहुत ज़रूरी है, ये एक फर्क है। जुनून होना चाहिए। ये फ़र्क आया और आगे ही फ़र्क। मतलब आपको क्या लगता है कि कैसा और फर्क आना चाहिए जो पहले और अभी के थिएटर में सकारात्मक रूप से? कैसा फ़र्क आना चाहिए, हम्म, ये एक तरीके से जो मुझे लगता है वो तो एक तरीके का जिसको कहना चाहिए कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। रंगमंच जो है, अगर इसको प्रोफेशनल बनाने की या कॉमर्शियल बनाने की कोशिश की गई तो ये रंगमंच का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस संदर्भ में नुकसान होगा कि फिर ये बड़े आदमियों की चीज़ हो जाएगा, कॉमन मैन का नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो एक थिएटर की इकोनॉमिक्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये वायबल इंडस्ट्री नहीं है। वायबल इंडस्ट्री इस सेंस में कि जितनी लोग समझते हैं फिल्म महंगा माध्यम है, लेकिन सच्चाई ये है कि रंगमंच फिल्म से कहीं ज़्यादा महंगा माध्यम है अगर फिल्म की पर ऑडियंस कॉस्ट देखी जाए और थिएटर की पर ऑडियंस कॉस्ट देखी जाए। कि एक ऑडियंस को दिखाने में थिएटर में जितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो फिल्म का कई गुना है। कई गुना जी। कुल मिला के पैसा वहाँ ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ ये कई गुना पैसा आएगा। तो इसकी ये वाइबल इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं है, क्योंकि इसमें ये लाइव आर्ट है। एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 लोग को दिखा सकते हैं। दोबारा दिखाने के लिए आपको फिर से उतने ही अभिनेता चाहिए, उतना ही लाइट वाला आदमी चाहिए, उतनी लाइट चाहिए, वो ऑडिटोरियम चाहिए, सारी चीज़ें आपको फिर से दूसरे 300 लोगों को दिखाने के लिए चाहिए। तो अगर कैलकुलेट करें कि हमारा नाटक हाउसफुल भी हो रहा है, रोज़ हम शो कर रहे हैं, रोज़ हमारे हाउसफुल शोज़ हो रहे हैं, तो भी उससे आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे कि जितने में आप कि जो उसमें जो एक्टर्स हैं वो भी तो प्रोफेशनल होंगे, तो उनकी ज़िंदगी इस लेवल पे आ जाए कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी एजुकेशन दे सकें। उस लेवल तक की आमदनी रंगमंच से हो ही नहीं सकती, वायबल इंडस्ट्री नहीं है। अब दूसरा तरीका ये है कि चूंकि ये लाइव आर्ट है, बहुत महंगा है, तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए हो जाए कि इसके टिकट आम आदमी को। पहले तो यह है कि जैसे नौटंकी वगैरह फोक थिएटर हमारा जो है आम आदमी बिना पैसे के देखता था। अब अगर उसका टिकट 2,000 रुपये या 5,000 रुपये, जैसे आप देखते होंगे कि अभी जो है वो आशुतोष राणा का जो आते हैं या कोई सीरियल वाले या फिल्म वाले लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, तो उसमें टिकट कितने होते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, तो फिर वो हो जाएगा। और धीरे धीरे मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे कि जब टेक्नोलॉजी नई आती है तो वो महंगी होती है, और बाद में टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हो जाते हैं। हम बचपन में हमारे बचपन में टेरलिन और टेरिकॉट नया आया था, तो उस वक्त वो बहुत महंगी चीज़ मानी जाती थी। जब मैं हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी तो मुझे एक मेरी सिस्टर ने टेरिकॉट की शर्ट गिफ्ट की थी, और मैं उसको ऐसा मतलब हैंगर में टांग के रखता था कि जैसे कभी ख़ास मौके पे ही पहननी है, बाकी नहीं पहननी है। तो इतनी कीमती थी मेरे लिए। और हमारे भाई बहन के पास कोई टेरिकॉट शर्ट नहीं है। हम लोग अगर पजामा या जांघिया भी पहनते थे तो वो कॉटन का ही होता था। और बाद में अब आज की तारीख में देखिए कॉटन कितना महंगा हो चुका है। आज कॉटन कॉमन मैन नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो टेरिलिन, टेरिकॉट या कुछ मिक्स इस तरह के कपड़े ही वो पहनता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन की क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी। तो जहाँ आदमी का सीधा लेबर इन्वॉल्व होता है, जैसे थिएटर में आदमी सीधा मौजूद है, एक्टर को ऑडियंस के सामने मौजूद होना पड़ेगा, तो वो महंगा माध्यम हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे कॉटन अपर क्लास के लिए हो गया और गरीबों के लिए जो है टेरिकॉट हो गया, उसी तरीके से सिनेमा जो है वो कॉमन मैन का हो जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल में भी अवेलेबल है, अकेले बैठ के स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, कितना सस्ता है। और थिएटर जो है वो सिर्फ अपर क्लास का होकर रह जाएगा अगर ये प्रोफेशनल इसको हमने इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की। और अगर इसको हमने जो है एक जुनून के तहत इसको पैशन बनाने की, एक सोशल वर्क की तरह से करने की, एक जिसको जैसे कि कहना चाहिए कि जैसे मेरा मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन सोसाइटी में सबको फ्री उपलब्ध होना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन ये जो है ये
मतलब वही लिमिटेड लोगों तक रह जाएगी अगर इसका कॉमर्शियलाइजेशन किया गया तो एजुकेशन हेल्थ लिमिटेड लोगों तक रह जाती कि बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन जो है सिर्फ बहुत पैसे वालों के लिए और गरीबों के लिए थर्ड रेट की एजुकेशन जो हमारे यहाँ हो रहा है। और थिएटर जो है वो थिएटर जो है एक तरीके से जिसको कहना चाहिए हेल्थ का भी पार्ट है, मेंटल हेल्थ, सोसाइटी की मेंटल हेल्थ को अगर सही रखना है तो थिएटर बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन का भी पार्ट है, तो आपकी वैल्यूज़ क्रिएट करता है, आपके सोच बनाता है, सोसाइटी में सिस्टम्स के बारे में बात करता है, आदमी की मनोविज्ञान के बारे में बात करता है। तो ये एजुकेशन और उसका तो इसलिए इसको कॉमर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली ये सिर्फ अपर क्लास का बन के रहेगा। ये हमारा एक प्रश्न भी था कि प्रोफेशनल पे आप इस पे जोर नहीं देते हैं, मना करते हैं इसके लिए, तो उसका भी उत्तर मिल गया। सकारात्मक बदलाव क्या आने चाहिए आने वाले थिएटर में? मतलब ये तो एजुकेशन और इसकी आपने बात करी, इसके अलावा कुछ आपको लगता है एक बेसिक बदलाव आना चाहिए इसमें? बेसिक बदलाव मुझे लगता है कि जैसे कि एक समय में जिस तरह से थिएटर शुरू हुआ, जिस तरीके से जब हमारा फोक थिएटर या पारसी थिएटर था उस समय को अगर छोड़ दें, जब से मॉडर्न थिएटर को जिसको हम लोग मानते हैं, ये 60s के बाद से जो मॉडर्न थिएटर शुरू हुआ, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना होना, फिर बाद में भारतीय नाट्य अकेडमी और स्टेट्स में भी ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए गए, तो उस समय से ये मॉडर्न थिएटर की शुरुआत एक हम लोग कह सकते हैं। तो उस वक्त एक गड़बड़ ये हुआ कि इंस्टीट्यूट्स जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक था, उसका बजट अच्छा खासा था, तो जिस डायरेक्शन में वहाँ का थिएटर डेवलप हुआ वो उस तरह के थिएटर ने उसी को बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी फॉलो किया। तो उस तरह का थिएटर जिसको मॉडर्न थिएटर कहा गया वो एक सुसज्जित प्रेक्षागृह का मोहताज था। मतलब उस तरह के थिएटर के लिए मतलब एक्टिंग का स्टाइल भी जो लिया गया, जैसे हमारे फोक थिएटर में अगर नौटंकी को ही ले लें तो नौटंकी पूरे गांव में ओपन में बिना माइक के होती थी, तो उसका एक्टर को माइक की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जो नई एक्टिंग हमने सिखाई उस एक्टिंग में रियलिज्म लाने के लिए हमने उसका इतना वॉल्यूम ऐसा कर दिया कि बहुत सुसज्जित प्रेक्षागृह हो, उसकी एकॉस्टिक्स बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे माइक लगे हो, तभी वो एक्टिंग लोगों तक पहुंच पाएगी। और इसी तरीके से एक्सप्रेशंस की भी जो लाउडनेस थी, इवन जो जैसे नौटंकी का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है नकारा, नकारे की आवाज़ कहाँ तक जाएगी, मतलब सितार नौटंकी का इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता, तो नौटंकी का म्यूजिक कैसा होगा, उसमें सितार नहीं होगा। लेकिन बाद वाला जो थिएटर था उसके म्यूजिक में सितार से लेके और बहुत बारीक और ये सारी चीज़ें उसके इंस्ट्रूमेंट्स बनते चले गए। तो इस वजह से ये हमारा एक सुसज्जित प्रेक्षागृह, और हमारे हिंदुस्तान में खास तौर से प्रेक्षागृह राजधानियों में बहुत कम है। लखनऊ शहर जो कि राजधानी है, राजधानी में भी आलमबाग या एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड या इधर जानकीपुरम में हजारों फैमिलीज, लाखों फैमिलीज हैं जिनको पता ही नहीं हुआ कि नाटक नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसलिए क्योंकि अगर उनको नाटक देखना है तो गोमती नगर जाओ, अब आलमबाग से और सरोजनी नगर से कौन गोमती नगर इतनी दूर तक, और प्रेक्षागृह वहाँ है नहीं, तो अलग अलग एरियाज में प्रेक्षागृह नहीं है। तो जब लखनऊ का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा, और फिर गांव का क्या हाल है कि गांव में तो जो हमने जिस तरह का थिएटर डेवलप किया है वो गांव के लिए सूटेबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ ऑडिटोरियम नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे करके हमने सब कुछ शहरों में, अर्बन उसमें वो भी बड़े शहरों के लिए सेंट्रलाइज कर दिया। जैसे बड़े लोगों के लिए थिएटर हमने बनाया, इसी तरह से बड़े शहरों के और जबकि उसका उद्देश्य ये भी था कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के व्यक्ति हैं, उनके जीवन तक भी पहुंचे, उनके जीवन को भी दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, तो दिखाते हैं उनके जीवन को, लेकिन देखते वो नहीं है। हाँ, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। और जो देखते हैं उनके लिए वो मनोरंजन हो जाता है, उनके लिए वो मनोरंजन हो जाता है, उनके लिए टाइम पास हो जाता है। हालांकि उसका भी फायदा है, उसका भी फायदा ये है कि कम से कम उनकी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, फिर उनकी थोड़ी साइकी बढ़ती है, उनके मन में एक चिंता होती है, नहीं इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर वो भी गायब हो जाए तो शायद उनकी चिंता से बाहर हो जाएगी वो चीज़ें। तो मतलब फिर अगर किसान आंदोलन अगर होगा, अगर मान लीजिए रंगमंच में या सिनेमा में उस तरह के इश्यूज ना दिखाए जाए, तो किसान आंदोलन जब होगा तो लोग सोचेंगे ये कौन गधे आ गए हैं जो यहाँ करने लगे हैं, उनको उनसे कोई जुड़ाव ही नहीं महसूस। अब कम से कम ये साहित्य कलाओं की वजह से ही कि वो किसान को थोड़ा बहुत जान पाते हैं, प्रेमचंद की वजह से जान पाते हैं कि किसान क्या होता है, खेती क्या होती है, उनकी समस्याओं से जुड़ पाते हैं, तब उनके आंदोलनों से भी जुड़ पाते हैं।
आपने राज बिसारिया सर की भी बात करी थी। आपने उनके निर्देशन में एक नाटक किया था, सुकरात के जीवन पर था, बेयर फुट इन एथेंस। तो उसकी तैयारी कैसे हुई थी? और राज बिसारिया सर अभी कुछ साल पहले गुजर गए हैं, तो उनका व्यक्तित्व कैसा था? राज बिसारिया ये भारतीय नाट्य अकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर थे, और मैं कह सकता हूँ मैं फाउंडर स्टूडेंट था। और उनसे ही उस एक साल के अंदर, जैसा मैंने कहा कि एक उन्होंने बहुत एक, आंखें खोलने का काम किया हाँ। कि विश्व रंगमंच में क्या क्या है जो आपको जानना चाहिए। अब वो तो मतलब उस एक साल का के पीरियड में जो उनके साथ वहाँ काम किया था, तो एक साल में तो बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए, सिर्फ आउटलाइंस ही पता चल पाई थी, बाकी बाद में करते करते पढ़ते पढ़ते सीखा। लेकिन उसके बाद मैंने उनके साथ एक बार और काम किया था, एक भारतीय नाट्य अकेडमी के थर्ड बैच में उन्होंने नाटक किया था अंधा युग, और वो अंधा युग बॉटनिकल गार्डन में हुआ था, ओपन स्टेज पे, NBRI। NBRI। तो उसमें मैं उन्होंने हमको एज एसोसिएट डायरेक्टर बुलाया था, तो उनके साथ एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे हमने काम किया, और उसमें धृतराष्ट्र की भूमिका भी निभाई थी। तो वो प्ले हुआ, उस दौरान भी काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला था कि किस तरीके से थिएटर में म्यूज़िक उसमें बहुत इम्पोर्टेंट था, म्यूज़िक था। फिर ओपन एयर में ब्लॉकिंग कैसी होनी चाहिए, ओपन एयर में साउंड कैसी, एक्टर को कितना प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। फिर एक प्ले को, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट को कैसे स्टेज पे कन्वर्ट किया जाता है, शब्दों को परफॉर्मेंस में कैसे लाया जाता है, चाहे विजुअली हो चाहे ऑडियो के रूप में हो, तो वो सब कुछ उस दौरान भी सीखना हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया था। ये शायद 79 की बात है, अंधा युग जो मैंने किया था 1979। उसके बाद से उनके साथ काम नहीं किया था। लेकिन इधर उनका 75वां जन्मदिन था, उस दिन हम लोग उनके घर पे इकट्ठा हुए, तो उन्होंने जो है कहा कि आप कुछ करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा आप कुछ भी करिए, अब हम आपके साथ काम करेंगे, एक बार आपके साथ काम करके अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं। कहने लगे एक्टिंग करोगे? हमने कहा। तो उन्होंने उसी दिन उन्होंने कहा कि एक प्ले है बेयर फुट इन एथेंस, उसमें तुमसे सुकरात का रोल कराना है। तो हमने कहा इसकी स्क्रिप्ट? कहने लगे स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। तो कहाँ है? और अब उसका जैसे होता है बातचीत में, कह के उन्होंने उस वक्त उनके मन में आया, उन्होंने कह दिया। फिर वो मतलब ऐसा नहीं था, उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा था, पर उनके मुंह से निकला। लेकिन हमने उनकी बात को पकड़ लिया, और हमने उसकी ओरिजिनल इंग्लिश स्क्रिप्ट ढूंढना शुरू करी, कहीं नहीं मिली, अवेलेबल ही नहीं थी। फिर amazon.com पे एक सेकंड हैंड स्क्रिप्ट मिली हमको, बेयर फुट इन एथेंस की। तो वहाँ अमेरिका से हमने जो है वो स्क्रिप्ट मंगवाई और ले जाके उनको दे दी कि ये लीजिए आ गई स्क्रिप्ट, अब आप करिए। फिर भी वो 2 साल तक उसको हाँ करेंगे हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन 2 साल बाद खैर फिर उन्होंने किया। तो उनके साथ काम करने का मतलब जिसको कहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अपने अंदर नहीं डेवलप कर पाया, जैसे कि जब सीन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त लाइटिंग कैसी होगी, या सीन क्रिएट कर रहे होते हैं तो सीन के साथ म्यूजिक कैसा होगा, तो एक कंप्लीट सेंस में वो सोच पाते थे। कंप्लीट सेंस में वो एक उनकी बहुत ख़ास बात थी। जैसे मतलब मेरा जो काम करने का तरीका है वो इस मायने में फ़र्क है, मैं पहले सिर्फ खाली विजुअल जो देखने में स्टेज पे स्पेस में कैसा लगेगा और एक्टर को क्या करना है, इन 2 चीज़ों पर मेरा फोकस होता है। बाद में अब इसके जब ये 2 चीज़ें तय हुई तब इसके लिए लाइट्स कैसी आएगी और कब कैसे इसके साथ म्यूजिक कैसा आएगा, ये बाद में सोचते हैं। वो एक ये सब चीज़ें एक साथ सोचती थी। और दूसरा उनका खास बात ये थी कि वो जिसको कहना चाहिए कि एक्टर को पूरा मौका देते थे कि करिए करिए, और जब एक्टर करता रहता था तो उसके करने के बाद फिर बाद में काट छाँट करना शुरू करते थे। और इसके अलावा रिहर्सल में वो जो मैं अपने अंदर अभी डेवलप नहीं कर पाया हूँ, वो रिहर्सल में किसी को कुछ नहीं बताते थे, करने दो। रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे फ़ोन करेंगे
कि यार सुनो तो रोहन, तुम ये वाला जो सीन कर रहे हो, इसमें मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि एक डिसइल्यूजन्ड टीचर होता है ना, कि डिसअपॉइंटमेंट उसको लाइफ से होता है कि उसके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। तुम ये सोचो, तो सोक्रेटिस वैसा ही है कि जब वो देखता है कि उसी के स्टूडेंट्स उसके खिलाफ आ रहे हैं तो उसकी फीलिंग क्या होगी। ये फीलिंग अभी नहीं निकल के आ रही है, ये मिस कर रहा है। विद्वान तो लग रहा है लेकिन ये नहीं लगा। अब इतना उन्होंने कीड़ा छोड़ दिया, अब उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है कि वो फीलिंग आए, ये हमको निकालना है। तो इस तरीके से वो उनका सिखाने का तरीका था। बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ काम करना रहा। और अभिनय मैंने लगभग अभिनय छोड़ दिया था, क्योंकि डायरेक्शन ही बेसिक जिम्मेदारी हो गई थी। वो तो करीब शायद 25 साल बाद उनके साथ बेयर फुटेने थे, उसमें मैंने फिर से अभिनय किया। और उसके बाद शिकस्ता, उसके बाद शिकस्ता में किया। वो भी उसके भी करीब करीब शायद बेयर फुटे थे, उसको भी हो गए होंगे 12-13 साल तो हो गए। तो उसके बाद फिर अब शिकस्ता में अभिनय किया है। हाल ही में बीएनए ने यानी भारतीय नाट्य अकादमी ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इसमें बीएनए के ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और नहीं गए, और कुछ गए। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? बीएनए के 50 वर्ष पूरे होने का विरोध कोई कर ही नहीं सकता। इसमें कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती हाँ, समारोह जिस ढंग से वो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस ढंग से ऐसा लगा कि बीएनए जैसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन के 50 वर्ष को बहुत प्लान्ड तरीके से और बहुत अच्छे से मनाना चाहिए था, जो इन्होंने लापरवाही से मनाया। इस बात का एतराज था कि उनकी मतलब ये कि हमारे इंस्टीट्यूशन को आप महत्व ही नहीं दे रहे हैं कि जिसके 50 साल, जैसे अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जब 50 साल पूरे हुए थे तो क्या किस ढंग से उन्होंने सेलिब्रेट किया था, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज पहुंचा था। और यहाँ तो देश की दूसरी सबसे बड़ी, हाँ, तो इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान से जहाँ लोग आते हैं, के बाद एनएसडी के बाद बीएनए का ही नाम आता है, और उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और डेट नहीं तय है। जिस दिन 2 दिन 5 बार तो क्या, अच्छा नहीं इतनी तारीख होगा, नहीं 3 दिन बाद होगा, नहीं इतने दिन से बाद से शुरू होगा। मतलब मुख्यमंत्री से तारीख मांगी जा रही है कि उद्घाटन के लिए जिस दिन मुख्यमंत्री तारीख देते हैं उस दिन शुरू होगा। मतलब कोई डेट नहीं तय है कि जिस डेट को 6 महीने पहले, साल भर पहले से कि ये 50वां साल हो रहा है, तो पहले से उनको मुख्यमंत्री को ही अगर बुलाना था तो उनसे तारीख लेके रखनी चाहिए थी। और अगर मुख्यमंत्री उस तारीख पर नहीं आ पाते हैं तो आप किसी और को बुला लेते। लेकिन हम हर तीसरे दिन डेट बदल रही, नहीं इतनी तारीख से होगा क्योंकि मुख्यमंत्री तारीख नहीं दे रहे हैं। हमारा नाटक उसमें डैडी लगा हुआ था, तो डैडी का शो था उसमें, तो वो डैडी की 4 बार डेट चेंज कर दी। अब इस चक्कर में उन्होंने अच्छे, जिसको कहना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान से जो अच्छे थिएटर ग्रुप्स हो सकते थे, उनको तो आपको फाइनल डेट देनी पड़ेगी बुलाने के लिए। कि अगर आप एनएसडी रेपर्टरी बुलाते हैं तो एनएसडी रेपर्टरी बुलाते हैं तो उसको ये थोड़ी कर सकते हैं नहीं परसों होगा आपका नाटक, वो तो उनके तो और आगे शोज लगे होंगे। तो इसलिए बहुत चुनभैया टाइप के ग्रुप्स को उन्होंने लगभग 6-7 महीने पहले इसकी डेट का निर्धारण होना चाहिए था, और उसको अच्छे से प्लान करके, ताकि जो चीज़ नियत समय पर है उसको उसी तरीके से पूरा किया जाएगा। 50 वर्ष मना रहे हैं हम बीएनए के। हाँ ठीक है, सही बात है। हाँ, बस यही एतराज़ था। और फिर उसके अलावा जो जिसमें बीएनए के लोगों का जितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, जैसे उन्होंने कुछ लोगों को 50वें वर्ष पे सम्मानित किया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिनका बीएनए से कोई लेना देना नहीं है, जिनका मतलब सीधी सी भाषा में कहें तो जिनका संस्कार भारती से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने बीएनए में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। और ऐसे लोग जो कि मतलब उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, प्लीज कौन से बुलाए जाएंगे इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। मतलब एक इतनी बड़ी संस्था का 50वां समारोह हो रहा है और उसमें आप चलो एक आजम का नाटक बुला लिया, एक बनारस का नाटक। अरे राष्ट्रीय स्तर पे इतने बड़े बड़े, जब हम बीएनए के डायरेक्टर थे तब हमने सिंपल फेस्टिवल किया था, कोई 50वां साल नहीं था। तब भी बीएनए के फेस्टिवल में हबीब तनवीर, उषा गांगुली, एमएस सत्यू, भानु भारती, इस तरह के लोगों के प्लेस बुलाए थे हमने। और इस तरह के प्लेस ही किसी भी समारोह में अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर उसको करना चाहते हैं, एक कुछ सेमिनार्स होने चाहिए जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर लोगों रंगकर्मी, जैसे हम इससे महत्वपूर्ण बातें तो हम लोग इस
अपनी आपस की बातचीत में करे ले रहे हैं सही जो बात देश है। की समस्याएं, तो उस तरह की चीज़ों को वहाँ पे होना चाहिए था। नाटक से संबंधित ऐसी बातें होनी चाहिए थी जो आने वाली युवा पीढ़ी को भी प्रेरित कर सके। हाँ, और लखनऊ के और रंगमंच नाटक में ऐसे होने चाहिए थे जो लखनऊ वालों ने कभी देखे ना हो, जिस तरह के नाटक। इसी वजह से शायद कि लोग उस तरीके से पहुंचे भी नहीं वहाँ पर, ना, नहीं पहुंचे। जो यहाँ का हाँ। असली रंग प्रेमी है वो नहीं पहुंचा। अब उसमें आप जो है प्ले करा रहे हैं तो अब राकेश बेदी का मसाज करा ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? राकेश बेदी का मसाज कोई थिएटर का बड़ा प्ले नहीं माना जाता, तो चूंकि आप वो फिल्म कलाकार हैं इसलिए उसकी वजह से अभी ऑडियंस, धुरंधर से वायरल हुए। हाँ, भीड़ भीड़ जुट जाती है, तो आप राकेश बेदी का प्ले करा ले रहे हैं। और 25वां साल जब मनाया गया था भारतीय नाट्य में, बहुत शानदार मन से मनाया गया था, पूरे शहर में रंग जुलूस निकला था। उस वक्त सुशील कुमार शहर सिंह को पता ही नहीं डायरेक्टर चला थे। उसके शहर में 50 वर्ष पूरे कर। हाँ, कुछ नहीं पता चला, पूरे शहर में रंग जुलूस निकला था। हमको कहा गया था, मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था गोरकी का लोअर डेप्स, तो वो लोअर डेप्स सुखुराम का हाथा के नाम से। उसमें हमको ये कहा गया था कि पहले बैच से 25वें बैच तक जो भी एक्टर्स या डिजाइनर्स जो भी आपको अवेलेबल हो, आप उन लोगों को इकट्ठा करके नाटक तैयार करिए बीएनए के लिए। तो उसमें हमारे बैच के लोग जो जिनकी उम्र उस वक्त मतलब 50 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी थी, ऐसे भी लोग थे, वो लोग, और बिल्कुल फ्रेश बैच के स्टूडेंट्स, उन इस तरह से पूरे क्रम में, मतलब उसकी कास्ट बड़ी कास्ट है, तो उसमें अलग अलग बैच के अलग अलग समय के जो भी लखनऊ में अवेलेबल हो सकते थे, उनको लेकर हमने नाटक किया था। तो वो अपने आप में नाटक ही बहुत बड़ा इवेंट बन गया था। फिर और नाटक हुए, सेमिनार हुए बाहर से, तो कई दिन का समारोह। उस वक्त अनुपम खेर चेयरमैन हुआ करते थे और सुशील कुमार बीएनए के। सिंह, हाँ, और सुशील कुमार सिंह डायरेक्टर थे। तो बहुत शानदार बनाया गया था। तो इसलिए हम लोगों को बहुत निराशा थी कि इस तरह के मतलब लापरवाही से किए गए आयोजन की, और उसमें मतलब कोई जिसको कोई विजन, उसके पीछे कोई विजन नहीं था, इसलिए शिकायत। आपका एक नाटक है भगवत अज्जुकीयम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया, और बहुत सारी प्रस्तुतियां इसकी अनवरत हो रही हैं और लगातार हुई हैं। उससे जुड़ी कुछ यादें और उसके पीछे क्या प्रेरणा थी, कैसे उसको तैयार किया गया, और उसमें जो संगीत था वो रवि नागर जी ने दिया था। हाँ, वो अभी रवि नहीं नागर है, था, लेकिन हाँ। संगीत अभी भी वही प्रयोग किया जा रहा है। तो कैसे वो तैयार हुआ, ये पूरी कहानी क्या थी? 1991 में नॉर्वे में एक इंटरनेशनल थिएटर एसोसिएशन की तरफ से एक फेस्टिवल रखा गया था जिसमें कि 25 देशों के लोग को भाग लेना था। तो उसमें प्रोजेक्ट्स मंगाए गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उससे पहले संस्कृत नाटक कभी नहीं किया था। नाट्यशास्त्र पढ़ा था, बीएनए में भी पढ़ाया गया था, संस्कृत नाटक पढ़े थे, लेकिन किया नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो हम उनको इब्सन या गोरकी या चेखव दिखाएं, या रियलिस्टिक थिएटर जो कि हम उस वक्त था, मोहन राकेश का नाटक दिखाएं जिसका स्टाइल रियलिस्टिक है, हाँ, आधे अधूरे अषाढ़ का, एक दिन इस तरह के नाटक इनको दिखाएं। तो इनका स्टाइल भी रियलिस्टिक स्टाइल है, जो कि रियलिज्म भी वहीं की देन है। तो फॉर्म के लेवल पे भी और कंटेंट के लेवल पे भी हमको उनको कुछ ऐसा दिखाना चाहिए जो कि इंडिया की खास बात हो। मतलब इंडिया में मॉडर्न थिएटर बहुत अच्छा हो रहा है और उसको हम खुद मॉडर्न थिएटर करते हैं, उसको हम ये मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ खास ले जाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक तो संस्कृत नाटक देखें, फिर संस्कृत नाटक में भगवत अज्जुकीयम, चूँकि बाकी कालिदास के नाटक ड्यूरेशन वाइज बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पे 1 घंटे के अंदर करना था। तो फिर इसलिए हम शॉर्ट प्लेज में हम गए। तो भगवत अज्जुकीयम 7वीं शताब्दी का नाटक है, इसको चुना, इसका हिंदी में अनुवाद कराया, और उसके बाद यहाँ से जो बेस्ट पॉसिबल टीम थी उस टीम को लेके नॉर्वे में शो किया। और नॉर्वे में ये इट वाज नॉट ए कॉम्पिटिशन, इट वाज जस्ट ए फेस्टिवल, लेकिन उसमें एक ज्यूरी थी। रोज़ प्ले होने के बाद जब 4-5 ऑडिटोरियम्स में एक साथ चल रहा था, तो सारे शोज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे जितने शोज़ हुए होते तो उनके बारे में सेमिनार होता था, और सुबह डिस्कशन होता था। जिस दिन हमारा प्ले हुआ उस दिन हमसे भी क्वेश्चन आंसर और ये सारी चीज़ें हुई। ज्यूरी भी बैठ के उसको डिस्कस करती थी। तो फाइनल डे ज्यूरी ने कहा इंडियाज़ प्ले वॉज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल, और उसके बाद फिर पूरे शहर में एक रंग जुलूस निकला। सारे कंट्रीज़ के लोग अपने अपनी कॉस्ट्यूम्स, अपने अपने म्यूज़िक के साथ अपने गाने गाते हुए इस तरीके से वो पूरे शहर में प्रोसेशन निकला। हाल्डन शहर का नाम था। तो उसमें हमको ये मौका मिला कि उस प्रोसेस, क्योंकि ज्यूरी ने डिक्लेयर किया था इंडियाज़ प्ले वॉज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल, तो इंडियन फ्लैग के साथ हमने उस पूरे प्रोसेशन को लीड किया।
और बहुत फख्र महसूस हुआ कि अपना झंडा लेके हम पूरी प्रोसेशन को, 25 देशों के प्रोसेशन को। और मतलब जो यूरोप में थिएटर की स्थिति है कि उसके बाद अखबारों में बहुत अच्छी कवरेज निकलती थी, सारे अखबारों में। कुछ अखबारों में फ्रंट पेज पे कि ये इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है, तो कुछ अखबारों में बड़े बड़े फोटोज निकलते थे। मतलब शहर में निकलने में शहर के लोग पहचानने लगे थे उन लोगों को कवरेज की वजह से या नाटकों को देखने की वजह से। तो मतलब इतना महत्व है वहाँ रंगमंच का। संगीत जो इसमें रवि नागर जी ने दिया, उसके पीछे क्या प्रक्रिया रही? संगीत, और अभी भी वही प्रयोग कर रहे हैं? संगीत वही प्रयोग कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये था कि दिमाग में तो ये था कि संस्कृत नाटकों में लाइव म्यूजिक इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि वो जो फेस्टिवल था उसकी कंडीशन ये थी कि मैक्सिमम 10 लोगों को लेके जा सकते थे हम। तो 10 लोगों को लेके जा सकते थे, इसलिए लाइव म्यूजिक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि करेक्टर्स ही इतने ऑन स्टेज इतने थे। तो बड़ी मुश्किल से हम मेकअप मैन को नहीं ले जा सके, क्योंकि मेकअप वहाँ हमारे सारे एक्टर्स ने खुद अपना मेकअप किया था, क्योंकि फिर एक एडिशनल आदमी होता। तो हम लोग 10 टीम प्लस डायरेक्टर 11 लोग गए थे हम लोग नॉर्वे में, तो इसलिए लाइव नहीं ले जा सकते थे। तो मजबूरी थी कि म्यूजिक को रिकॉर्ड कराया जाए। लेकिन वो जो मजबूरी थी, उस मजबूरी ने ही इस प्ले को आज तक जिंदा रखा है, क्योंकि अगर उस वक्त हमने रिकॉर्ड ना कराया होता तो ये नाटक कब का बंद हो चुका होता। वो चूंकि रिकॉर्डेड म्यूजिक हमारे पास है, इसलिए वो नाटक 91 से लेके 9 साल उधर हो गए, और 26 साल, लगभग 35 साल, तो 35 साल से वो नाटक अभी भी रनिंग नाटक है। एक्टर्स बदलते रहते हैं, कास्ट पूरी बदल गई, लेकिन वो नाटक अभी भी उसके शोज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास म्यूजिक है, हमारे पास उसका पूरा डिज़ाइन है, पूरा कंसेप्ट है। इस स्क्रिप्ट का चूँकि एडेप्टेशन हमने खुद ही किया था। और एक और मज़ेदार बात हुई कि इसमें इस तरह से भरतनाट्यम बेस्ड थिएटर, संस्कृत थिएटर में किस तरह से हुआ, ये हमारे लिए भी बिल्कुल नया था उस वक्त। यतीन्द्र चतुर्वेदी इसका एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि कोरियोग्राफी कर रहे थे, डांस। वो बहुत अच्छा डांसर है। उसके लिए थिएटर में करना पहली बार था, उसने भी कभी नहीं किया था। इस तरह के संस्कृत नाटक में रवि नागर ने भी कभी म्यूजिक नहीं किया था, तो सबके लिए एक तरह का चैलेंज था, और एक कुछ नया करने का मौका भी था। म्यूजिक है नहीं, डांस करना है, तो पूरी कोरियोग्राफी जो हम चाहते थे, जिस हिसाब से यतीन्द्र से डिस्कशन होता था, अच्छा हमारी डिमांड्स भी जिस तरह की होती थी, तो उस तरह के वो यतीन्द्र कहता था बाबा ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। तो फिर हम कहते नहीं, हमें यही चाहिए। फिर वो बनारस जाता था अपने गुरुजी के पास, प्रेमचंद होम्बल जी अब नहीं रहे, उनके पास, उनसे पूछता था, तो फिर वो कहते थे ऐसा ट्राई करो, फिर आके फिर वैसे ट्राई करता था, और फिर चीज़ें निकलती थी। तो बिना म्यूजिक के सिर्फ मात्राओं के साथ 1 2 3 4 से पूरा कोरियोग्राफ किया गया। म्यूजिक, रिकॉर्डेड म्यूजिक था। जब पूरा कंप्लीट कोरियोग्राफी, डांस पैटर्न, सब कुछ सारा 1 2 3 4 1 2 3 4 अलग अलग रिदम में, अलग अलग ताल में, जब सब पूरा प्ले तैयार हो गया, तब रवि नागर ने उसको देखना शुरू किया। और तब ताल फिक्स थी, ताल यतीन्द्र चतुर्वेदी तय कर चुके थे। और उसके बाद सुरों में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कौन सा राग होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में हुए। और स्टूडियो में उस ज़माने में 5 दिन बल्कि 6 दिन स्टूडियो बुक कराया गया था म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए। और वहाँ भी जो है खूब डिस्कशन होते थे। स्टेज का साइज़ क्या होगा, ये म्यूजिक कितनी देर का चाहिए होगा, ये सब अपनी कल्पना से सोचना पड़ता था कि जिस स्टेज पे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, अलग अलग स्टेज का साइज़ अलग अलग होगा, तो उस पर एंट्री एग्जिट में कितना टाइम लगेगा, उतनी मात्राएं होनी चाहिए, उतने रेपिटेशन, आवर्तन होने चाहिए। ये सिर्फ कल्पना से सोचना पड़ता था कि अच्छा इतने टाइम में ये यहाँ पहुँच जाएगा, अच्छा इतने में ये पहुँच जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा। तो पूरी कल्पना से ही सारा कुछ क्रिएट किया। दोनों का बहुत अच्छा काम था। थिएटर में लाइव म्यूजिक और रिकॉर्डेड म्यूजिक, अभी रिकॉर्डेड म्यूजिक का प्रचलन थोड़ा बढ़ रहा है और लाइव थोड़ा कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था। लाइव म्यूजिक जो होता है उसके साथ सुगमता होती है या रिकॉर्डेड म्यूजिक के साथ, और इन दोनों के साथ क्या अच्छी बातें हैं और क्या खराब बातें हैं? मतलब जब एक्टर लाइव है इस थिएटर में, तो म्यूजिक भी लाइव हो
तो उसका आनंद दूसरा आएगा। और दोनों चीज़ें मतलब ये है कि जितना टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल हो थिएटर में, उतना ही वो ज़्यादा लाइव रह जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो एक तरीके से उसकी जो जीवंतता कम होती जाएगी, उसको फिर लाइव नहीं कर पाएंगे, और फिर बढ़ते बढ़ते सीधे वो फिर सिनेमा की तरफ पहुंचेगा। तो सिनेमा खराब चीज़ नहीं है, लेकिन सिनेमा का आनंद अलग तरह का आनंद है, थिएटर का आनंद अलग तरह का आनंद है। तो उस अलग तरह के आनंद के लिए म्यूज़िक अगर लाइव हो तो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, क्योंकि म्यूज़िक के लाइव होने के लिए जैसे एक्टर को रोज़ रिहर्स करना पड़ेगा आके, इसी तरह म्यूज़िक वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी और म्यूज़िक वाले को भी पहले दिन से, जैसे एक्टर आता है रिहर्सल करता है, वैसे ही उसको भी रिहर्स करना पड़ेगा, तब वो अच्छे ढंग से लाइव हो सकता है। वो भी एक्टिंग के साथ साथ क्रिएट हो रहा हो। अगर जब नाटक तैयार हो गया और बाद में उस पर अगर हम म्यूज़िक डालना चाहेंगे तो फिर वो लाइव जैसा रहा नहीं। वो फिर जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है वही कंफ्यूज, हमने देखा है लाइव करके भी, बहुत सारे नाटकों में हमने लाइव म्यूजिक किया है, लेकिन उसमें लगता है कि काश ये रिकॉर्डेड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट बजाते उन्हें उन्होंने चूंकि उतने रिहर्सल्स अटेंड नहीं किए तो उन्हें याद ही नहीं रहता। रवि नागर खुद अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, अब देखो वो वाला बजाना है, अब ऐसा करना है, अब ये करना है, तुम्हारा नंबर है, अब न करा, ये शो के दौरान ये सब बताना पड़ता था कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इस तरह से। बहुत सारे म्यूजिक प्लेस की, हमारे ज़्यादातर प्लेस में रवि नागर ने ही म्यूजिक किया, तो उन सारे प्लेस में यही होता था कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है मतलब वो एकदम सीन खत्म हुआ तो तैयार नहीं रहते थे, कोचना पड़ता था अब तुमको। तो लाइव म्यूजिक होने के लिए वो जो चीज़ें, इसलिए प्रैक्टिकली चूँकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब ये भी है कि म्यूजिशियंस क्यों उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस को बाहर काम मिलता है, उनकी रोज़ी चलती है, उनका अच्छा पैसा मिलता है बाहर म्यूजिशियंस को, तो वो रोज़ रिहर्सल में आएंगे, तो अगर यहाँ उतना पैसा थिएटर में अफोर्ड नहीं कर पाते हम, तो हम दे नहीं पाते, इसलिए वो नहीं आते। इसलिए एक्टर 3 महीने रिहर्सल कर रहा है, म्यूजिशियन आखिरी 4 दिन 5 दिन आ रहे हैं, तो एक्टर्स और म्यूजिशियंस के बीच में तालमेल भी नहीं हो पाता, उनको प्ले पूरी तरीके से म्यूजिशियंस के दिमाग में नहीं बैठ पाता, तो एक समझौता जैसा होता है। तो इसलिए उससे बेहतर है कि रिकॉर्डेड कर लिया जाए। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी शुरुआत से और अभी तक, लेकिन 2 चीज़ें प्रत्यक्ष दिखती हैं। एक तो आपकी ये दाढ़ी और दूसरे आपका नाम जो बाबा कहते हैं आपको लोग। तो क्या कहानी इसके पीछे, दाढ़ी के और बाबा नाम के पीछे? ये दाढ़ी के पीछे कोई कहानी नहीं है। दाढ़ी रखना कोई मतलब शुरुआत से ही रख रहे हैं, मतलब कब से रखना चालू नहीं, ये हाँ, दाढ़ी हमारे बहुत थोड़ा देर में निकली थी दाढ़ी। जब हम LIC में जॉब में आए थे 1972 में, तब हमारी दाढ़ी नहीं हुआ करती थी, हम निकली नहीं थी तब तक। तो जॉब में आए थे तब भी नहीं निकली थी, फिर थोड़ी थोड़ी निकलना शुरू हुई। 74 में हमारे भाई थे, उनके साथ हम साउथ इंडिया के टूर पे गए थे, उनका एक पूरा एक बैच गया था, तो उनको एक कोच अलॉट हो गया था, उस कोच में ही सारा पूरा साउथ इंडिया का भ्रमण किया था। और उसमें जो है वो हम लोग, बड़े भाई हमको भी ले गए थे, अपने टीचर से सिफारिश करके घुमाने के लिए ले गए थे। तो उसी कोच में ही रहना होता था, कोच कट के खड़ा हो जाता था दूसरे स्टेशन पे कहीं, फिर आगे जाना हुआ, वही कोच अटैच हो गया, तो वही कोच हम लोगों का घर भी था। तो टॉयलेट्स, आप ये मालूम है कोच में जो है गिने चुने टॉयलेट्स होते हैं, लड़के स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो हम जो चाहते थे, क्योंकि हम उनके बीच में से नहीं, हम बाहर के हैं, तो हमारी वजह से टाइम वेस्ट ना हो, तो हमने सोचा कि ये चीज़ है कि दाढ़ी अगर हम बनाना छोड़ दें तो हम बाथरूम थोड़ा कम देर ऑक्यूपाई करेंगे, बाकी लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, वरना होता ना कि टोका टाकी लीजिए अपने भाई को ले आए, तो वो टोका टाकी ना हो, इस वजह से हमने वो दाढ़ी बना। उसके बाद फिर बढ़ गई तो बढ़ गई अब उसके बाद फिर जो है ठीक लगने लगा, और उसी वही पीरियड था जब हमने थिएटर में ज्वाइन किया, तो थिएटर में तो कंटिन्यू कर गई दाढ़ी। तो बीच में मतलब कभी हटाने का नंबर नहीं आया, या हटाई गई, या फिर किसी कैरेक्टर की डिमांड पर? कैरेक्टर मतलब थिएटर में चूँकि हमने एक्ट बहुत कम किया, अच्छा, ज़्यादातर हमने डायरेक्शन ही किया, तो इसलिए थिएटर की वजह से तो कभी नहीं दाढ़ी करानी पड़ी। हाँ, एक बार शादी के टाइम में 82 में एक बार लोगों के दबाव में क्लीन शेव होना पड़ा था, और एक बार एक टेलीफिल्म थी, उसमें यंग एज का रोल हमको करना था, तो उस वक्त तो ये दूरदर्शन के लिए बन रही थी, तो उसके लिए जो है क्लीन शेव हुए थे।
हालांकि वो फिल्म बाद में बनी नहीं। कामतानाथ की कहानी के ऊपर सारी रात कहानी थी, उसके ऊपर एक, तो उसमें मेन रोल हमको करना था। और बाबा नाम के पीछे? बाबा नाम तो एक्चुअली अतुल तिवारी, अ, जानते होंगे लोग, अतुल तिवारी एक एनएसडी से हैं, थिएटर के भी डायरेक्टर हैं, फिल्म में भी अभिनय भी काफ़ी करते हैं, और फिल्म लेखन श्याम बेनेगल के साथ लेखन किया। ये ये संविधान सीरीज आई थी, उसका पूरा लेखन अतुल तिवारी ने किया था। एक्टर के तौर पे भी मशहूर हैं। अगर थ्री इडियट्स में जो मंत्री जी, समझ गया मैं। तो उस वक्त जब वो एनएसडी में था, हाँ। तो वो हमसे 5 साल छोटा है, तो हमको भैया भैया कहता था बचपन से ही। तो भैया कहता था। जब एनएसडी में जब वो था, तो उसने तब कहा कि हम लोग साउथ इंडिया के कल्चरल स्टडी टूर पे जा रहे हैं 1 महीने के लिए, तो आप हम लोगों के साथ चलिए। तो हम उन लोगों के साथ कल्चरल स्टडी टूर पे चले गए थे। तो अब वहाँ जब और एनएसडी के स्टूडेंट्स, उनके साथ ही ड्रिंक करना या बात करना या खुलना उस तरह से, तो उसमें भैया बड़ा ऑड लगता था, बार बार भैया भैया। उनको तो मतलब ये काम खुद भी अपने आप को एक उनसे आउटसाइडर सा महसूस कर रहे थे, वो भी ये महसूस कर रहा था। तो उसने बाबा कहना शुरू कर दिया हमको, जो कि दादी थी। तो फिर जब लखनऊ लौट के आए, तो फिर वो बाबा बाबा वो चल गया। सुधीर मिश्रा की फिल्म ये वो मंजिल तो नहीं, उसमें आपने किरदार निभाया, उसके बाद कई सारी फिल्मों में भी आए, और अभी सिर्फ एक बंदा काफ़ी में भी थे, और बाईपास करके इरफान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, इन दोनों की एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें भी आप हैं। तो थिएटर और फिल्म का सफ़र दोनों अलग अलग हैं। आपने उधर क्यों नहीं आगे, मतलब क्यों नहीं आगे उसमें बढ़े, फिल्मों में, और थिएटर ही क्यों रुके रहे, या फिर? वैसे तो हमको जो है थिएटर में जो आनंद मिलता था, और रोजी रोटी की कोई समस्या थी नहीं, क्योंकि हम एलआईसी में उस वक्त नौकरी करते थे। बाद में रिज़ाइन किया हमने, काफ़ी बाद में। हमने 2006 में एलआईसी से रिज़ाइन किया, जब भारतीय नाट्य अकेडमी की डायरेक्टरशिप हमको ऑफर हुई थी, तो वहाँ के डायरेक्टर बन गया, तब एलआईसी से रिज़ाइन कर दिया था। तो रोजी रोटी की समस्या नहीं थी, थिएटर में आनंद आ रहा था, पढ़ने लिखने में मज़ा आता था, और कोई इच्छा नहीं थी कि बम्बई जाए। तो थिएटर कर रहे थे, और थिएटर में अच्छा काम हो रहा था। 1985 में हमारा नाटक रामलीला हुआ था, तो उसकी वजह से एक नेशनल लेवल तक नाम भी पहुंच गया था। 1985 में मतलब बहुत यंग ही थे हम। तो उसके बाद सुधीर मिश्रा जो है, ये अतुल तिवारी की हमने बात करी, इनकी बैचमेट थी एक सुष्मिता मुखर्जी। वो उस वक्त सुधीर मिश्रा की वाइफ हुआ करती थी, अब तो कर अलग हो गया, वो राजा बुंदेला की वाइफ है। तो वो अतुल तिवारी की बैचमेट थी। तो अतुल तिवारी, सुधीर मिश्रा, इन लोगों को लेके लखनऊ आ गया कि अब हम लोग फिल्म एक बनाने जा रहे हैं, और वो एनएफडीसी से फाइनेंस थी, 10 लाख कुल उसका बजट था। तो उस फिल्म से जो है इन लोगों ने कहा कि धीरे धीरे करके ज़िंदगी में केवल एक फिल्म है जिसकी मैं हमने प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया है। पूरे प्रोडक्शन को देखना जो है, वो बस वो पहला और आखिरी ये वो मौका, मंजिल नहीं। ये वो मंजिल तो नहीं। तो चूंकि उसने वो प्रोफेशनली फिल्म बन नहीं रही थी, उसमें सब लोग आपसदारी में काम कर रहे थे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इसमें इस तरह के लोग कि वो 10 लाख की बजट की फिल्म कह नहीं सकती। उसमें हबीब तनवीर, मनोहर सिंह, बीएम शाह, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ललित तिवारी, आलोक नाथ, मतलब ये सारे एक्टर्स, एक से एक एक्टर्स थे उसमें। तो वो सब आपसदारी में बन रही थी, कोई प्रोफेशनल प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं था। तो अल्टीमेटली हम ही को संभालना पड़ा। सूर्य ने कहा कि नहीं, और कोई नहीं संभाल पाएगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे उसमें। तो इस तरीके से जुड़ गए। उसके बाद एक बार और मौका आया था कि हम अपने नाटक रामलीला का शो करने बॉम्बे गए थे। तो वहाँ पृथ्वी में हमारे शोज थे। तो तब सुधीर ने कहा कि सब ये कहते थे तुम कहाँ लखनऊ में पड़े हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो उस वक्त फिर सुधीर मिश्रा ने कहा कि आप यहीं रह जाओ। तो कहने लगा अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो कुंदन शाह उस वक्त नुक्कड़ सीरियल बना रहे थे, नुक्कड़ बहुत मशहूर सीरियल कुंदन शाह का। तो कुंदन शाह के पास सुधीर मिश्रा लेके गए। कुंदन शाह पहले से भी जानते थे हम। तो कुंदन शाह ने जो है कहा कि हमारे साथ काम करो, और 10,000 रुपये महीने का ऑफर था, जो कि हमारी एलआईसी की सैलरी से कहीं ज़्यादा था उस ज़माने में। तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपये महीने में कुंदन शाह जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन बाद में हमारे दोस्तों ने थोड़ी देर जब रात में बैठे, तो हमारे और दोस्तों ने वहीं मुंबई में ही
हमको कहा कि जो बम्बई शिफ्ट कर गए थे, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ आके क्या कर लिया, बम्बई आके तुम थिएटर में इतना बड़ा काम कर रहे हो, तुम्हारा इतना नाम है, और हम लोग क्या करे ले रहे हैं, तुमको नहीं करना चाहिए, तुमको थिएटर करना चाहिए। बात हमको भी समझ में आई, क्योंकि फिल्म में हमको ये मज़ा हमको थिएटर में ही आता था। बगैर कुंदन शाह को बताए हुए दूसरे दिन लखनऊ चले आए। सुधीर मिश्रा बाद में बहुत नाराज़ हुआ कि कुंदन पूछ रहा था तुमने जो है बताया नहीं, हमने कहा नहीं, हमें फिल्म करना ही नहीं है। तो अब हमारा यह है कि हमारा बेसिक फील्ड थिएटर है, हम थिएटर ही करना चाहते हैं। और थिएटर का जो मतलब चूंकि वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा इन्वॉल्व है अच्छा, टेक्नोलॉजी से आपको थोड़ा सा फिल्म में नहीं, लेकिन जैसे कि जब आप जिसको कहना चाहिए कि आप कोई दूसरा कैरेक्टर और दूसरे इमोशंस, दूसरी सिचुएशंस जो आपकी अपनी नहीं है, उसमें जब आप जा रहे होते हैं, उस जाने का बहुत सुख है। चाहे डायरेक्टर के तौर पे आप उसमें घुसें, चाहे एक्टर के तौर पे घुसें, तो उसमें जाने का जो आनंद, अंदर से आनंद मिलता है, वो आनंद जो है वो सिनेमा में चूंकि टेक्निकल है, आधे लाइन का मतलब एक लाइन का डायलॉग होना है, आधे मिनट का एक शॉट होना है, उससे आप जाइएगा वहाँ जाके बैठ जाइएगा, फिर अगले शॉट में जब आप बोलेंगे तो कुछ और होगा, फिर एक डायलॉग होगा, जिस एक्टर से बात कर रहे हैं वो एक्टर वहाँ मौजूद नहीं है, आपका सोलो शॉट हो रहा है, क्लोजअप हो रहा है। तो जिसको कहना चाहिए कि एक जैसे गिव एंड टेक हो। रिदम टूटता है उसमें। हाँ, और इसमें एक हाँ, बार चालू हो गया तो चालू हो गया। हाँ, और इस इमोशन से उस इमोशन में जाने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है। वहाँ तो आपको टाइम मिल जाता है कि अभी आप मान लो गुस्सा है और आपको कोई खुशखबरी मिली, तो आपको यहाँ तो तुरंत इस इमोशन से उस इमोशन में जाना पड़ेगा। तो वो जो अपने अंदर बदलाव की प्रक्रिया जो होती है, उस वहाँ तो टाइम मिल जाता है ना कि अगला शॉट जो है 3 घंटे बाद है या 10 दिन बाद है। तो इसलिए वो आनंद जो है, तो ये तो करने का, रिहर्सल के करने का आनंद, फिर ऑडियंस के साथ में जो है ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना। और यहाँ तो जब बन के तैयार हो गई, उसके बाद अभी जैसे मैंने एक फिल्म में काम किया है, लाल पानी, वो भी एक दोस्त है, उनकी फिल्म थी, उन्होंने कहा कर लिया था। अच्छी फिल्म बननी चाहिए, लेकिन उसको किए हुए हो गए 3 महीने। अब 3 महीने से उसका क्या है, क्या भविष्य और कब आएगी कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से काम करके वहाँ हम तो भूल भी गए कि हमने क्या कैरेक्टर किया था और क्या किया था जब वो आएगी तो इसलिए वो यहाँ तो आपने एक डायलॉग में अगर इफेक्टिवली बोला तो उसका इफेक्ट सामने ऑडियंस के चेहरे पे दिखाई दे जाता है। सिर्फ लाफ्टर की बात नहीं है, सिर्फ क्लैपिंग की बात नहीं है, मतलब ऑडियंस में जो ऑडियंस के सांस लेने का रिदम है, वो तक जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो वो रिदम तक हमको महसूस होता है अपने यहाँ कि सही इसको चल रहा है। साधारणीकरण बोलते हैं। साधारणीकरण बोलते हैं इसको साधारणीकरण थोड़ा नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में साधारणीकरण थोड़ा अलग चीज़ है। साधारणीकरण ऑडियंस आइडेंटिफाइंग विद द कैरेक्टर, वो है साधारणीकरण के ऑडियंस का जो है, मतलब जो मतलब जब रस की निष्पत्ति होती है, जब वो जो नाट्यशास्त्र का वो जो बहुत मशहूर है कि भावा विभाव अनुभव संयोगात हाँ, संचारी संयोगात रस रस निष्पत्ति, तो वो उस प्रक्रिया में साधारणीकरण हो जाता है। उस प्रक्रिया में जब रस की निष्पत्ति हो रही है तो ऑडियंस का साधारणीकरण हो जाता है कैरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ नहीं। एक्टर जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके साथ साधारणीकरण हो जाता है। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है में आपने आसाराम बापू का रोल किया, तो उसके कास्टिंग की एक कहानी है कि सिर्फ आंखों के क्लोजअप को देख करके आपको कास्ट कर लिया गया था, ऐसा कुछ सुनने में आया था हमें। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है में हमने कोई ऑडिशन नहीं दिया था। आंखों का क्लोजअप जो था, नहीं, कुछ भी नहीं था। हमको वहाँ से सीधे ये फ़ोन आया, जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसका फ़ोन आया कि आपने कुछ, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम था कि हम ऑडिशन देते नहीं है, कि मतलब इसलिए क्योंकि हम ऑडिशन नहीं देते, कोई ईगो की बात नहीं है, मतलब हमारा जब वो फील्ड नहीं है तो उसके कंपटीशन में हम क्यों जाएं कि 4 लोगों ने ऑडिशन दिया है तो किसका होगा, मेरा होगा, उसका होगा, हमारा वो फील्ड ही नहीं है तो कंपटीशन में। हाँ, कोई अगर कहता है नहीं ये रोल आपसे ही कराना है, आप आ जाइए कर दीजिए, तो हम उसके लिए करने के लिए तैयार है। या कोई अपने आपस का कास्टिंग डायरेक्टर होकर और नहीं डायरेक्टर को दिखाना है, एक बार दे दिए, तो मतलब बहुत कम हम दे, तो उसके लिए उन्होंने फ़ोटो मांगा था, हमारा फ़ोटो रिसेंट फ़ोटो मांगे थे, वो फ़ोटो भेज दिए थे। उसके बाद फिर एक दिन उन्होंने बॉम्बे बुलाया कि आपका मेकअप ट्रायल करना चाहते हैं, बस मेकअप ट्रायल किया उन्होंने। उसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने जो फ़ोटो देखे हुए आँखों के एक्सप्रेशन में ये सब जो वहाँ पे उन्होंने देखा, तो लेकिन वो
फाइनल तो हमको जब बॉम्बे बुलाया था तभी फाइनल कर चुके थे। अच्छा, और स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में आप बता रहे थे, एक्टर और जो उसके अपोजिट एक्टर होते हैं उनके उनसे संबंधित कुछ, कि जैसे मनोज वाजपेयी हैं उसमें, और आपने उसमें डायलॉग्स भी बोले थे, और फिल्म में डायलॉग्स बहुत कम रखे गए हैं या नहीं रखे गए? कुछ है, बहुत हाँ। कम है। तो वो कई कारण होते हैं। अब वो एक तो फिल्म की लेंथ होती है, शायद जितना शूट करते हैं उतना पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जो शूट फिल्म हुई है वो अगर उसकी सिंपल एडिटिंग की जाए तो मान लो 2.5 घंटे की फिल्म बन रही है, तो अब उसमें से आधा घंटा काटना है। अक्सर फिल्म में काटना ही पड़ता है। ये वो मंजिल तो नहीं जो फिल्म थी, उसमें तो ये लखनऊ के कई एक्टर्स गायब हो गए थे, उनके रोल ही नहीं रहे थे, बाद में एडिटिंग करनी पड़ी क्योंकि बहुत लंबी बन गई थी। तो वो लंबी बनती है जब छोटा करना पड़ता है। जब छोटा करना पड़ता है उसको, तो कौन से सीन्स काटे जाएं जिससे स्टोरी लाइन पे असर ना पड़े और एडिटिंग भी ठीक हो जाए, ये होता है। तो उसमें ये ज़रूर होता है कि जो अगर डायरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, डायरेक्टर या एडिटर दोनों में से कोई अगर वो ये स्ट्रांग हो कि नहीं फिल्म के हित में, तो यही है फिल्म के हित में। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि स्टार अगर स्ट्रांग होता है तो स्टार अपने हिसाब से एडिटिंग कर रहा था कि अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को वो एडिटिंग करते समय हमारी स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा रहे, बाकी जो कटना है तो कहीं दूसरी जगहों से कटे। इस पे वो कभी कभी इंसिस्ट करता है। तो कभी कभी बहुत जिसको कहना चाहिए कई एक्टर्स के रोल्स कट जाते हैं। और कभी कभी जेन्युइन रीजन से भी कि लेंथ बढ़ रही है तो छोटा करना है, तो कुछ ना कुछ सीन तो कटने ही है। तो वो कौन से कटने हैं, बस यहीं पे थोड़ा सा कभी कभी खेल हो जाता तो है। मुख्य बात यह है कि स्ट्रांग कौन है। हाँ हाँ, नहीं मतलब अगर ज़्यादातर अच्छी जो अच्छी फिल्म होती है उसमें डायरेक्टर ही स्ट्रांग होता है और डायरेक्टर के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। डायरेक्टर बहुत आसानी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अभिनेता और निर्देशक के कार्यक्षेत्र में अंतर होते हैं। आप मूलतः निर्देशक हैं, अभिनय आपने बहुत ही कम किया है या बहुत कम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? और निर्देशक के तौर पर आप अपने आप को आगे क्यों रखते हैं? निर्देशक के तौर पे एक्चुअली जब हमने थिएटर शुरू किया तो हमारी संस्था मेघदूत थी। जी। और उस मेघदूत में हमेशा डायरेक्टर कोई नहीं था, हमेशा बाहर से बुलाते थे। रंजीत कपूर, भानु भारती, देवेंद्र राज अंकुर, पंकज कपूर, रघुवीर यादव, ये सब बाहर से लोग आते थे और ये लोग हमारी संस्था में प्ले डायरेक्ट करते थे। अपना कोई लखनऊ का डायरेक्टर नहीं था, तो एक संस्था की ज़रूरत थी कि कोई एक डायरेक्टर भी हो। तो जब उससे पहले भारतीय नाट्य अकेडमी जाने से पहले तो हम सिर्फ एक्टिंग ही करते थे, मतलब तो इन सभी के साथ हमने एक्टिंग की। जब बीएनए में गए तो इसलिए लगा कि हमको दूसरे राज बिसारिया से हम प्रभावित थे, उनको भी वो भी डायरेक्टर ही थे, बेसिकली एक्टिंग बहुत कम करते थे। तो इसलिए उनसे लगा कि इनसे डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा सीखा जा सकता है। तो हमने फिर डायरेक्शन में ही स्पेशलाइज किया। और फिर भारतीय नाट्य अकेडमी से निकलने के बाद ग्रुप को ज़रूरत थी ही डायरेक्टर की, तो इसलिए प्ले डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। और डायरेक्ट करते करते डायरेक्शन में मज़ा भी आने लगा। और जिसको कहना चाहिए कि डायरेक्शन में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का मुझे लगा ज़्यादा मौका है। तो डायरेक्शन अपनी फील्ड धीरे धीरे बनती चली गई। लेकिन अभी इधर एक्टिंग करने के बाद मुझे लगातार ये महसूस हो रहा है कि मतलब जब एक्टिंग कर छूट गई तो छूट गई थी फिर। और जिस वक्त शुरू में एक्टिंग की थी उस वक्त बहुत गहराई के साथ एक्टिंग की भी नहीं थी, क्योंकि खुद ही नए थे, बहुत अनुभव भी नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था एक्टिंग के बारे में। तो एक्टिंग एक्चुअली क्या होती है, एक्टिंग, इसका अनुभव नहीं था। बस जैसे नए लोग आते हैं थिएटर में और वो इधर उधर की एक्टिंग सिर्फ, मतलब उनको पता ही नहीं होता एक्टिंग क्या होती है, सिर्फ डायलॉग बोल रहे होते हैं या डायरेक्टर ने जितना बता दिया उतना कर रहे होते हैं। लेकिन अंदर से एक्टिंग का जो आनंद है वो नहीं अनुभूति कर पाते। वो सिर्फ दर्शकों की तालियां ही उनको मिलती हैं वो मिल जाती थी हमको भी। लेकिन इधर जब एक्टिंग करते करते वो जो आनंद की अनुभूति हुई वो उस गहराई में एक्टिंग के गए। तो अब मेरा ये मानना है कि हालांकि अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्टिंग में सबसे ज़्यादा रंगमंच को अनुभव करने की संभावना है। डायरेक्शन में आप जो कुछ भी सोचते हैं वो यहाँ से सोचते हैं, और यहाँ से
आपके अंदर आप आनंद, अपने आप आनंद पूरा ले लेते हैं। लेकिन एक्टर की वो जो यहाँ के साथ साथ वो बॉडी में भी आता है, उसकी आवाज़ में भी आता है, उसकी ब्रीदिंग में भी उसकी वो चीज़ आती है। तो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि एक्टिंग करते वक्त आपके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस भी होने लगते हैं, और वो केमिकल चेंजेस जब होने लगते हैं तो उससे आपका आनंद बहुत बढ़ जाता है। ये एक एक्टिंग का फ़र्क मैंने महसूस किया करते हुए। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि एक्टिंग करने का एक फिजिकल आनंद, एक मेंटल आनंद के अलावा आप दूसरे करेक्टर में जाते हैं, आप साइकोलॉजिकल, ये सब तो है ही है, लेकिन जो उसकी वजह से जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उन चेंजेस से भी बड़ा आनंद मिलता है। वो शायद इसीलिए हमारे यहाँ एक्टिंग में कहा गया है पर काया प्रवेश, कि काया ही बदल जाती है, तो आप पर काया प्रवेश कर रहे होते हैं। एक शब्द प्रचलित है मेथड एक्टिंग जिसको बोलते हैं, इसी से संबंधित है। लोग आजकल के एक्टर्स या बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनका ये मत है कि जब वो एक्टिंग करते हैं किसी कैरेक्टर को लेके, किसी किरदार को लेके, वो उस किरदार में जब उतरते हैं तो उनके अंदर भी वैसी ही घटनाएं होने लगती हैं। तो क्या ये एक्टिंग में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो कोई अगर नकारात्मक किरदार कर रहा है तो जीवन में क्या नकारात्मक होने लगता है, या कोई सकारात्मक किरदार कर रहा है तो जीवन में भी सकारात्मक होने लगता है? अगर ऐसा है तो फिर ये तो नुकसानदेह भी चीज़ है। नहीं, जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जीवन में होने का सवाल नहीं है। लेकिन जितनी देर आप अनुभव कर रहे हैं, क्या उतनी देर आप नकारात्मक होते हैं? यहाँ ये तो सवाल बन सकता है, ये सवाल बन सकता है। ज़िंदगी में तो कोई ज़िंदगी से उसका रिश्ता नहीं है कि जब हम उसको खुद ही, जैसे अभिनय ख़त्म हुआ तो वो चीज़ हमारे शरीर से बाहर हुई तो ख़त्म हो गया, तो उसकी लाइफ से नहीं। साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है, मेरा भी यही मानना है कि यू कैन नॉट फील लाइक एनीवन एल्स। आप दूसरे की तरह से महसूस ही नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मैं बड़ा फील करके एक्टिंग करता हूँ, मैं डूब जाता हूँ, ये सब कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से या सिनेमा से आप फीलिंग्स को समझ सकते हो। और जब आप उन फीलिंग्स को समझ सकते हो कि अगर ये सिचुएशन है, इसमें स्टेनिस्लॉवस्की का एक प्रिंसिपल है, इफ आई वुड हैव बीन दैट कैरेक्टर, कि अगर वो पात्र होता, मान लो अकबर का रोल आपको करना है, तो आप अकबर कैसा था ये मत सोचिए, ये सोचिए कि अगर मैं अकबर होता तो मैं क्या करता इस सिचुएशन में। तो उससे दिमाग खुलता है और बहुत सारे आपके दिमाग में आइडियाज आने लगते हैं कि मैं तो यहाँ मतलब उठ के खड़ा हो जाता, मैं घूर के देखता, मैं ये करता, मैं मुक्का मारता। तो आपके दिमाग खुलता है पूरा, आपको एक्शंस और सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो इसलिए वो समझने के लिए क्या उस पूरी सिचुएशन में कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। और एक ये जिसको कहना चाहिए कि जैसे कि लाइफ में जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकली हम बिहेव करते हैं। अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं, अगर हमको एक्टिंग नहीं कर रहे हैं हम लाइफ में, जब हमको गुस्सा आता है तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब गुस्सा का जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर असर होता है, लेकिन सबसे पहले हार्ट के ऊपर होता है, लेकिन हार्ट का असर दिखता नहीं है। लेकिन ब्रीदिंग, उसकी वजह से ब्रीदिंग पैटर्न जो चेंज हो जाता है, कि अगर आप बहुत खुश हैं तो आपकी सांस बड़ी अच्छी सी चल रही है, जैसे ही आप डरे तो हो जाएगा, आश्चर्यचकित रुक गई सांस। तो ये सब अलग अलग इमोशंस में जो ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से चलती है। सवाल ही भूल गया क्या था। सवाल ये था कि क्या इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जिंदगी पर तो पड़ता है? इसलिए वो आप महसूस नहीं करते। यहाँ उल्टी प्रक्रिया अगर करी जाए कि हमको समझ लिया कि ये इमोशन है, इस वक्त इसको ऐसा करना चाहिए, तो हमने बॉडी से किया। अगर हमने मतलब ये सांस जो एंगर की सांस है, घर में सांस क्रिएट करी, हमें ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है। उल्टी प्रक्रिया एक्टर के साथ चलती है। मतलब वो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करता है अपना। अच्छा, जैसे आदमी ऐसे गुस्सा तो पहले गुस्सा आता, फिर सांस आती है और पहले गुस्सा हुआ नॉर्मल, आप ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर लो। हाँ। जो ब्रीदिंग पैटर्न एंगर में होता है, हाँ। वो आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न कर लो, गुस्सा आएगा, गुस्से की एक्टिंग हो जाएगी अपने आप। मतलब वो जो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करने से आँख के एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन, मसल्स में टेंशन, वो सब आ जाएगा। तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग जान के करते हैं, कुछ लोग जो अनजाने में ही ये चीज़ अपना लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे महसूस हो रहा है।
तो जबकि वो महसूस होने की प्रक्रिया महसूस करने से नहीं हुई, जो आपने जाना कि क्या महसूस होना चाहिए उसको जब आप अपनी बॉडी में ले आए, उससे आपको महसूस होने लगी। तो आपको लगता है कि मुझे महसूस हो रहा है, मैंने डूब के एक्टिंग करी। कोई डूब के एक्टिंग कर ही नहीं सकता अगर जब तक उसको अपनी फिजिकल उसमें ना लेके आए, अपनी उसमें। और बहुत सारे स्टेनिस्लॉवस्की के प्रिंसिपल्स है। अच्छा। तो उसमें वो आप उस जगह पहुंचे और गायब हुए, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ जिसको कहना चाहिए, एक बड़ी लंबी बहस चली है नाट्यशास्त्र में ही को ही लेके, कि जैसे कि रस हैं, वो जैसे करुण रस है या विभत्स रस है, रौद्र रस है, ये सारे रस जो है ये सुखात्मक है कि दुखात्मक है, ये चलता है करता। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली इस नतीजे पे लोग पहुंच चुके हैं कि कोई भी रस दुखात्मक है ही नहीं। भाव दुखात्मक हो सकता है, लेकिन जब वो भाव रस में तब्दील होता है आनंद की अनुभूति होगी, तो आनंद की अनुभूति होगी। तो वो आनंद की अनुभूति हुई। तो अगर हम विलेन का भी रोल कर रहे हैं, लेकिन हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वो जब रस में तब्दील हो जाता है ना बाद में, तो वो जब रस में तब्दील हो रहा होता है तो फिर वो बार बार करने का मन करता है। और जब आनंद होता है तो नकारात्मकता हो नहीं सकती, नकारात्मकता हो नहीं सकती। तो ये तो ये ऑडियंस भी हमारी, मतलब एक साहब एक दिन बोले कि हम कल तारे ज़मीन पर मूवी देखने गए थे और खूब रोए। और फिर उसके बाद बोले कल एक बार और देखेंगे। तो अगर रोना दुखात्मक था, जिंदगी में अगर रोना दोबारा से, ये सिचुएशन में हम बहुत रोए थे, क्या आप चाहेंगे ये सिचुएशन दोबारा है? नहीं, दोबारा तो जिंदगी नहीं चाहेंगे। फिल्म में आप दोबारा रोने के लिए जाओगे, तो वो वहाँ जो रस की प्राप्ति हुई, आनंद की अनुभूति, तो वो दुखात्मक नहीं हुआ, रोना नहीं हुआ। हाँ, ये सही बात है। हाँ। दो अपोजिट इमोशंस, या जैसे एक कॉमिक है और एक ट्रेजिक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल होती है या जो पास पास के इमोशंस होते हैं उनको करने में ज़्यादा मुश्किल होती है? जैसे एक कॉमिक कैरेक्टर है, एक ट्रेजिक कैरेक्टर, एक ही साथ हमें गुस्से से खुशी पे जाना है या दुख से सुख पे जाना है, इनमें आसानी होती है, या फिर जो पास पास के इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा है, थोड़ा सा शांत हो रहे हैं धीरे धीरे, और उसी के अलग अलग रूप, रौद्र हो गया, ये सारी चीज़ें? परेशानी और मेहनत तो दोनों में इक्वल करनी पड़ती है, लेकिन पास पास के इमोशंस में आसानी, मतलब मुश्किल ज़्यादा होती है। पास पास के इमोशन में इसलिए मुश्किल ज़्यादा होती है कि उन दोनों को ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ले, ये चैलेंज होता है। वो आसपास के इमोशंस को अलग अलग आइडेंटिफाई कर ले, यही तो हमारा चैलेंज है। ऑडियंस जब देखे उसको तो उसको पहचान ले कि हाँ अच्छा ये मतलब गुस्सा था, अब ये ज़्यादा गुस्सा है, ये आइडेंटिफाई कर ले। तो ये आपको आइडेंटिफाई कराना होगा। गुस्सा और खुश, तो आइडेंटिफाई करना कितना आसान है। आप थोड़ा सा भी बदलाव ले आए तो आप ऑडियंस समझ लीजिए अच्छा भी ये खुश है, अच्छा इसको दुख हो गया। तो बड़े बदलाव में छोटे छोटे बदलाव को लाना इसलिए मुश्किल है। छोटे लाना तो वैसे दोनों ही मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि इसमें दोनों का आइडेंटिफिकेशन, जैसे अगर किसी भी आदमी को आप बैठे हुए आप देखो तो बहुत बारीकी से नहीं पता कर सकते कि ये इसका क्या इमोशन है। बहुत लाउड होगा किसी चीज़ का, वो गुस्से से काँप रहा होगा या फूट फूट के रो रहा होगा तो पहचान लोगे, लेकिन अगर वो कम वाला होगा तो शायद आप पहचान ही ना पाए कि ये किस मूड में है। तो वो जो पहचान है, क्योंकि हमारे जो एक्सप्रेशंस हम पहचानते कैसे, हमने पहचानने के तरीके बना रखे हैं ना, चेहरे के भाव से, और भाव और पॉस्चर में भी बड़ा वो है कि जिसको कहना चाहिए कि हमारे पास, इंसान के पास कोई तरीका नहीं है भाव प्रकट करने का। सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ है कि उसकी मसल्स जो है या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या एक्सपेंड होंगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसी पे सारे भाव का आइडेंटिफिकेशन हमारा जुड़ा हुआ है कि इतनी कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब आप जिसको आप नेगेटिव इमोशंस कहते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। गुस्सा आया तो मसल्स तन गई, और खुशी आई तो ये, इसके अलावा कोई नहीं। इसी को हमने नाम दे रखे हैं अलग अलग इमोशंस को पहचानने के। अच्छा ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, और करता होता सिर्फ खाली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं होता। चाहे हाथों में हो, चाहे बॉडी में हो, चेहरे में हो, आंखों में, और कुछ और क्या कर सकते हैं हम अपनी मसल्स के साथ, क्या कर सकते हैं इन्हीं मसल्स के, उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा इमोशन है। एक्टर भी वही करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा। तो इसलिए आसपास वाले जो है ज़्यादा थोड़ा कठिन होते हैं। प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को लर्न करके अनलर्न करने की, और उसके बाद फिर नई चीज़ लर्न करने की, ये क्या है?
एक्चुअली जैसे कि एक जापानी पद्धति है सीखने की, सीखने सिखाने की, जिसको यूहारी कहते हैं, यूहारी। उस पद्धति में कहा जाता है कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग है में यह है कि फर्स्ट स्टेज ये है जस्ट फॉलो द टीचर या जस्ट फॉलो द बुक्स, कि आप प्रैक्टिस करिए, जो आपको बता रहा है करिए, सही है गलत है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये आपका विषय नहीं है, आप करिए, जस्ट फॉलो द टीचर और द बुक्स, और उसको आप करिए। जब आप उसको करते रहेंगे, करते करते, उसका सेकंड स्टेज आएगी जब आप कर चुके होंगे, तब आप पूछिए भाई। शुरू से ही अगर उसने कहा कि जरा हाथ को मतलब ऐसे हाथ उठाओ, आपने कहा क्यों, आप कभी नहीं सीख पाए। तो पहले आप उसको जस्ट फॉलो, देन स्टार्ट क्वेश्चनिंग। और तो जो दूसरी स्टेज है जहां आप क्वेश्चन करते हैं, वहां से आप भूलने की एक तरह से शुरुआत करते हैं। भूलना पूरा तरह से भूलना नहीं होता है, वो उसको आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। थर्ड स्टेज में कहा जाता है अब भूल जाओ, जो कुछ भी पढ़ा लिखा सीखा भूल जाओ, अब क्रिएट योर ओन। लेकिन ये थर्ड स्टेज से शुरू नहीं कर सकते आप, आपको शुरू फर्स्ट स्टेज से करना है कि जहां जस्ट फॉलोइंग, फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट क्वेश्चनिंग, फिर थर्ड स्टेज क्रिएटिंग योर ओन, और तब होना। क्योंकि तब आप जब भूलोगे तो आपके दिमाग से सब चीजें शून्य नहीं हो जाएगा, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, आप अपना नया क्रिएट कर रहे होंगे, और ये तय है कि उस नए क्रिएशन में भी आपने जो कुछ भी लर्न किया उसका कुछ ना कुछ मौजूद होगा। शायद ये हमारे ख्याल से समझ गया मैं कि जब क्वेश्चनिंग पे आते हैं तो उस चीज़ को एक प्रोसेस होती है, अनलर्न करना रहता है। ये अनलर्न करना, ये जो है जिसको कहना चाहिए कि मेरे ख्याल से जी कृष्णमूर्ति इस बात को कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न। लर्न करना आसान है, अनलर्न करना मुश्किल है। तो अनलर्न, जो आज तक आपने दिमाग में जो कुछ भी भर लिया है, इसको आप कैसे वाइप आउट करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। ये जे कृष्णमूर्ति, ये लेकिन ये अलग, ये फिलोसफिकल संदर्भ में कहते हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारे इंप्रेशंस बैठ गए में। एक अभिनेता या निर्देशक अपने काम का मूल्यांकन कैसे करता है, असेसमेंट, कि ये ठीक हुआ, ये थोड़ा ठीक और हो सकता था, नहीं नहीं ये बहुत बेहतरीन हुआ, आप कैसे करते हैं? मूल्यांकन तो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि आप मूल्यांकन, आप जहाँ खड़े हैं वहीं से मूल्यांकन करेंगे। और अगर दूसरे क्लास का बच्चा होगा तो उसको अगर 10 तक पहाड़े आते हैं तो वो खुश रहेगा, लेकिन जब आप एमएससी में होंगे और तब भी आपको 10 ही तक पहाड़े आते हैं तो आपकी अपनी कितनी ग्रोथ हुई है, उसके हिसाब से आपका मूल्यांकन करने का तरीका और सब कुछ बदलता चला जाता है। वो कोई फिक्स तरीका नहीं है मूल्यांकन करने का। और जिसको कहना चाहिए कि एक तो चीज़ ये है कि परफेक्शन इज नेवर पॉसिबल, और मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए। परफेक्शन किसी चीज़, मतलब परफेक्ट चीज़ हो भी नहीं सकती कोई, क्योंकि जिस दिन हो गई पूर्ण हो जाएगी, फिर आगे संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा कुछ। ये तो है ही है, ये तो बात है ही है, लेकिन एक तरीके से परफेक्ट थिंग इज नॉट आर्टिस्टिक। कुछ इसमें इम्परफेक्शन होगा तभी वो आर्ट है। समझ गया। कला और जीवन, आप एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और आपका जीवन ही कला की तरह है। तो मैटर यानी पदार्थ और चेतना, कुछ लोग ईश्वर में बिलीव करते हैं, कुछ लोग में नहीं करते हैं, कुछ लोग मैटर में बिलीव करते हैं। तो ये फिलॉसफी क्या है आपके हिसाब से? पहले तो मतलब अपना सोच बता दें कि हम नास्तिक हैं जी। और नास्तिक इसलिए नहीं है कि बचपन में हम आस्तिक थे, हमारी फैमिली आस्तिक थी, हम लोगों से हमने एक गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी और बहुत सारी धार्मिक ग्रंथ पढ़े, स्टडी किए और प्रैक्टिस में भी थे। लोगों को कन्विंस करते थे नहीं, कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो दुनिया को चला रही है, हम सब कुछ करते थे। फिर बाद में जब हमने और किताबें पढ़ी पढ़ते तो इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं, ये
नेचर ही अल्टीमेट है, तो नेचर ही अल्टीमेट है, कोई और ऐसा नहीं है बाहर, इस नेचर के अलावा कोई बाहर नहीं बैठा जो कि इस दुनिया को चला रहा हो। ये हमारा सोच है। और ये हमने जिसको कहना चाहिए कि गीता वगैरह पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद, चूंकि फिर हमने मार्क्सिज्म पढ़ा, फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, फिर एक तरह से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा। तो ये सब हिस्टोरिकल मटेरियल, ये सब पढ़ने के बाद फिर फिलॉसफीज अलग अलग, चाहे मतलब एंशियंट टाइम की फिलॉसफी हो, इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे चारवाक हो अपने यहाँ, या बुद्ध हो, या सांख्य दर्शन हो, इनके बारे में पूरा बहुत गहरा अध्ययन नहीं है हमारा, लेकिन सबके बारे में पढ़ा के मतलब बेसिकली ये क्या बात करते हैं। तो इसलिए उन सबको पढ़ने के बाद अपना विचार बना। तो दर्शन के बारे में जैसे कि जो हमने ये देखा कि पूरी विश्व में जो फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, वो जैसे हम लोग मजाक में करते हैं, सवाल करते हैं कि मुर्गी पहले बनी कि अंडा पहले बना। तो अब मुर्गी बनी तो फिर अंडा कहाँ से आया, अंडा बना तो मुर्गी कहाँ से आई, ये सवाल एक हम लोग करते हैं और फंस जाते हैं। कोई इसका उत्तर दे नहीं पाता कि मुर्गी पहले बनी होगी कि अंडा पहले बना होगा। इसी तरीके से जो फिलॉसफी का जो क्वेश्चन है कि मतलब हमारे अंदर दो चीज़ें हैं मनुष्य के अंदर, एक है पदार्थ, जैसे जो इसको कहते हैं कि हम लोग क्या पंच तत्व से बना शरीर है, तो क्षितिजल पावक, हाँ, गगन समीरा। तो ये जो है, यानी ये जो 5 पदार्थ हैं, इससे मिलके एक शरीर बना है। लेकिन इसके अलावा एक हमारे अंदर चेतना है। तो जो चेतना हमारे अंदर है, तो पहले पदार्थ, ये पदार्थ पहले था, इसमें से चेतना बनी, या पहले चेतना थी, सृष्टि की शुरुआत से भी पहले कहीं चेतना कोई मौजूद थी, जिसको अलग अलग रूप में कोई भगवान या कुछ ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहते हैं, कि वो चेतन तत्व मौजूद था, उस मैटर कहीं नहीं था, और चेतन तत्व था। उस चेतन तत्व से ही नहीं, जैसे वो गाना नहीं है, फयकुन फयकुन, फयकुन मतलब हो जा। तो उस चेतन ने कहा हो जा, और इस पदार्थ हो गया, सृष्टि हो गई। तो इस तरह से एक ये फिलॉसफी है। दूसरा ये है कि पदार्थ ही पदार्थ था, उस पदार्थ में से चेतना पैदा हुई है, उसको जो है। तो ये दो, तो एक मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहलाती है, एक आइडियलिस्ट फिलॉसफी कहलाती है। हमारे इंडिया में भी जो है मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिज्म है, ये मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी है। ये किसी पूर्व जैनिज्म जो है वो मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी है, चारवाक मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी है। तो बस यही बहसें सारी चलती रहती हैं, अभी तक अल्टीमेट किसी नतीजे पे कोई वो बहस खत्म नहीं हुई है। वो बहस क्योंकि अभी उसका कोई प्रूफ तो मिल नहीं सकता कि पहले कौन था। मतलब हम जो लाखों करोड़ों साल पहले जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, हमारी खुद की उम्र 100 साल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई, तो 70-80 साल में हम खुद मर जाते हैं। तो हमको कहाँ से पता चलेगा कि क्या पहले था क्या था नहीं था। बहरहाल अभी तक चूँकि ये पदार्थ तो हमको दिख रहा है, और पदार्थ से चेतना की उत्पत्ति भी दिख रही है हमको, तो इसलिए हम यही मानते हैं कि पदार्थ से ही चेतना की उत्पत्ति है। बच्चा अगर पैदा होता है तो मतलब उसके बच्चा पैदा होने के प्रोसेस में आप बिगनिंग में देखिए कि चेतना है कि पदार्थ है। जी, आस्तिकता और नास्तिकता, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस पर भी एक सवाल है कि आस्तिकता और नास्तिकता केवल ईश्वर को मानने या ना मानने के प्रश्न हैं या बातें हैं, या इससे व्यापक कोई नज़रिया इनके पीछे, कोई बहुत बड़ी धारणा, या धारणा नहीं, बहुत बड़ा कोई विचार इनके पीछे है, या बहुत बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे? वो इन्हीं 2 सवालों के जवाब हैं। जो पहले चेतना को मान लेते हैं वो किसी ना किसी सेंस में आस्तिकता की तरफ बढ़ते हैं, और जो पहले पदार्थ को मान लेते हैं वो नास्तिकता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पदार्थ में से चेतना बन रही तो ईश्वर तो वहाँ अपने आप ही तो केवल ईश्वर को मानने या ना मानने की इसमें सिर्फ बात है कि चेतन, या फिर कुछ और इससे बड़ी चीज़ है? आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में, हाँ इंडियन कॉन्सेप्ट में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ईश्वर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन विश्व के लेवल पे आस्तिक नास्तिक उसी तरह से जाना जाता है। हमारे यहाँ तो आस्तिक का मतलब यह है कि जो वेदों को, मतलब एक्चुअली हम लोग फिलॉसफी में जब जाते हैं तो क्या चीज़ को प्रमाण माना जाए, सबसे पहले सवाल ये उठता है
कि जो आंखों से देखा वही प्रमाण है, या जो सुना वही प्रमाण है, या कहीं लिखा है वो प्रमाण है, या अनुमान को भी प्रमाण माना जाता है कि देखा तो नहीं है लेकिन अनुमान लगा रहे हैं तो वो प्रमाण है। तो हमारे यहाँ प्रमाण जो है वो मतलब जो भी वेदों को प्रमाण मानता है वो आस्तिक कहलाता है, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से। ईश्वर है या नहीं है, ये जैसे सांख्य दर्शन है हमारा हिंदुस्तानी, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों को मानता है, इसलिए वो आस्तिकता की श्रेणी में आता है। यही चीज़ जाननी थी। हाँ, तो वो वेदों को तो हमारे यहाँ तो ये है। जीवन में यथार्थवादी दृष्टिकोण ज़्यादा ज़रूरी है या दार्शनिक दृष्टिकोण? कि बहुत लोग होते हैं फिलोसफिकल बातें किया करते हैं और यथार्थ से कोई लेने देने नहीं, और बहुत लोग होते हैं यथार्थ की चीज़ घोटा करते हैं और दार्शनिकता से, दर्शन से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। आप किस तरीके से इसको मानते हैं? दुनिया के साथ इंटरेक्शन में जो विचार पैदा होते हैं, अगर आपका दुनिया से, लोगों से, समाज से इंटरेक्शन ही नहीं है तो आप मतलब सिर्फ अंदर मंथन करते रहिए, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्योंकि विचार भी हमें क्यों चाहिए, दार्शनिकता भी हमें क्यों चाहिए, क्यों, जिससे कि जीवन हमारा बेहतर हो जाए, आसान हो जाए, यही तो दार्शनिक का भी है। तो अगर आप जीवन जी नहीं रहे, सिर्फ आप विचारों में ही घूम रहे हैं, तो आप अच्छे दार्शनिक भी नहीं हो सकते, आप दुनिया से अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या कोई साइंटिस्ट बगैर प्रयोग करे सिर्फ दिमाग में सोच सोच के साइंटिस्ट हो सकता है? उसको एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से कोई फिलोसफर अगर कोई है तो उसको दुनिया में जीवन, इंसान की के तौर तरीके, उसका व्यवहार, उसका सामूहिक रूप से रहना, उसके पद्धतियाँ, ये सब तो देखना पड़ेगा ना, उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मतलब फलसफे इंसानों के ऊपर बना है और इंसानों को ही नहीं समझ में आते। फिलॉसफी इंसानों के ऊपर ही बनाई गई और उनको ही नहीं समझ में आती। तो और यथार्थवादी की अति से ज़्यादा यथार्थ होना नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको फिलॉसफी समझ में आए। हाँ। मतलब जैसे कि मतलब एक उपयोगितावाद भी तो होता है। उपयोगिता के लिए कि जब हम हर फील्ड में ये बात नहीं लागू करते, तो फिलॉसफी के क्षेत्र में और सोसाइटी के क्षेत्र में ये बात क्यों लागू करते हैं? क्या हमको मालूम है कि ये पंखा कैसे काम करता है या एसी कैसे काम करता है? हमको नहीं मालूम। इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी है, कौन से सिद्धांत हैं, कौन सा तार कहाँ से लाके जोड़ा जाता है, क्यों पीछे पानी का, हमें नहीं मालूम। लेकिन इसकी हवा हम ले रहे हैं, तो अब जब तक पता ना चल रहा है तब तक पहले पता लगाएंगे, तब हम हवा लेना शुरू करेंगे क्या? तो जो आप चीज़ों की उपयोगिता हमको दिख रही है, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। मतलब दोनों का संतुलन जरूरी है, यथार्थ का भी और दार्शनिकता का भी। हाँ, आप मतलब हर चीज़ में आप सवाल ही पूछने लग जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं पाएंगे। हर चीज़ में कोई भी आदमी हर चीज़ पे सवाल नहीं पूछ सकता। आप अपना क्षेत्र तय कर लिए कि इस चीज़ की, ये मेरा विषय है, इसमें मैं बगैर सवालों के आगे नहीं बढ़ूंगा। बाकी चीज़ें जैसे सब मानते हैं वैसे ही मैं भी मान के चलता रहूँगा। आर्ट जो है, कला, क्या मनुष्य को बेहतर बनाती है, उसके भीतर नई संभावनाओं को उजागर करती है? ऐसा कुछ होता है आर्ट्स के साथ, कला के साथ? बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कला सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कला व्यक्ति के अंदर विरेचन करती है, विरेचन, कैथारसिस इसको बोलते हैं। कैथारसिस। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की मान्यताएं रही हैं। जैसे ये तो कैथारसिस की थ्योरी तो अरिस्टोटल की थ्योरी है, उसके बाद में स्टेनिस्लॉवस्की तक भी वही थ्योरी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बीच में एक दूसरी बर्तोल्ट ब्रेख्ट की थ्योरी आई। बर्तोल्ट ब्रेख्ट कैथारसिस का अपोज करता है। बर्तोल्ट ब्रेख्ट ये कहता है कि हमारे ऑडियंस को हम चाहते हैं कि जब वो नाटक देखे तो भावों में डूबे नहीं, वो लगातार जागरूक रहे और एनालिटिकल माइंड से नाटक देखे। अब आप क्या नाम है, अगर आप विरेचन वाली सिद्धांत को मानेंगे तो आप एनालिटिकल माइंड से देखेंगे, कभी विरेचन होगा ही नहीं, क्योंकि हर समय आप एनालाइज कर रहे होंगे। लेकिन ब्रेख्ट ने अलग थ्योरी दी कि हम, तो इस तरीके से अलग अलग पर्पस हैं आर्ट के, और लोगों ने दिए, सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बेसिकली बात क्या होती है, जो मुझे ये लगता है कि ये हाथ है, कोई आदमी जो है वो इस उंगली पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोई इस उंगली पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हैं सब उंगलियां, लेकिन हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे, इसकी हम बात नहीं करें, इसका मतलब ये है नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी है। तो चाहे वो अरिस्टोटल हो, चाहे नाट्यशास्त्र हमारे जैसे रस का सिद्धांत हो, चाहे बर्तोल्ट ब्रेख्ट का सिद्धांत हो, वो किसी एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। ये मैंने अपने अनुभव से पाया, अपने स्टडी से पाया कि वो किसी एक चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी दूसरी चीज़ें मौजूद ही नहीं है।
ये गलत है। ये गलत है। विरेचन में भी अवेयरनेस मौजूद है, अवेयरनेस में भी विरेचन मौजूद है, लेकिन ज्यादा वहाँ थोड़ी तो अवेयरनेस। ये जो कला है ये नई मतलब मनुष्य के अंदर मनुष्यता भरती है, नहीं? हाँ, ये तो कला का मतलब ही है कि मतलब एक तरीके से इसको कहना चाहिए कि अगर, जैसे हम कहते हैं ये फिल्म इमोशनल ब्लैकमेल करती है। इमोशनल ब्लैकमेल शब्द सुना ही होगा, हाँ, हाँ, चर्चा में आता है। इमोशनल ब्लैकमेल करती है, कि मतलब सिर्फ खाली आपको रुला रही है, हंसा रही है, लेकिन कुछ सिखा नहीं रही, आपको बेहतर नहीं बना रही। तब उसके लिए नेगेटिव शब्द हम ब्लैकमेल का इस्तेमाल करते हैं। आपके अंदर इमोशंस जागृत करके आपको बेहतर भी बना रही है, तब उसको हम पॉजिटिव आर्ट। यदि आज कोई मतलब हम जैसे युवा कलाकार हैं, बहुत सारे थिएटर में जाना चाहते हैं, बहुत सारे सिनेमा में जाना चाहते हैं, तो उसको आप एक टिप देना चाहें कि एक अभिनेता बेहतर बनने से पहले एक मनुष्य कैसे बेहतर बने, क्या कहेंगे इसके लिए? प्रक्रिया साथ साथ, कभी भी आप बेहतर मनुष्य बन जाएंगे तो आपको लगेगा और बेहतर बनने की ज़रूरत है, तो इसलिए कोई भी एक काम नहीं करना। बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया और बेहतर कलाकार या अभिनेता बनने की प्रक्रिया सब साथ साथ चलेगा। ये नहीं कि जब एक कर ले तब हम दूसरा करेंगे, तो साथ साथ ही चलेगा। और इसकी आप क्या बताना चाहेंगे, कोई एक ऐसी बात जिससे दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकें? क्या करना चाहिए? तो कोई कैप्सूल नहीं है, मंत्र नहीं है, जो करना है या कोई एक, हाँ जो काम करना है, हाँ, अगर अभिनेता बनना है तो अभिनय करना शुरू कर दो। ये इसको अभिनेता बनने में तो खास तौर से ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थिएटर में भी, इसको कहा जाता है करत की विद्या है। हाँ, करने से ही होगा, सीखने से, किताब पढ़ने से, यहाँ से आप जितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो बेकार, किताबें बेकार है। किताबें इसलिए क्योंकि उसको आप प्रैक्टिस, तो करत की विद्या है, करना शुरू कर दो। अब उस करना शुरू करते करते उस विद्या को भी सीख जाओगे, बेहतर मनुष्य अगर वो बना सकती है आपको तो वो भी बन जाओगे, लेकिन करना शुरू कर दो बस। ये हम कह रहे हैं, क्योंकि कोई इसके पीछे बहुत रीज़न सोच के और क्यों है और कैसे है, कला क्या होती है, अभी आपको कुछ नहीं पता होगा। आप करना शुरू कर दो, करते करते पता चलता चला जाएगा। सर हम लोग अब अपनी इंटरव्यू के अंत की ओर हैं, आखिरी की ओर हैं, तो आपके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव या एक ऐसा अनुभव जो आप अभी डिलीट करना चाहते हैं, और एक ऐसा अनुभव जो सेव करना चाहते हैं? इसकी कभी हमने ज़रूरत नहीं महसूस करी। हमको मतलब जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में आज तक भी जो कुछ भी हुआ है, हमको लग रहा है वो सब एसेंशियल था। ये लगता है कि वो सब होना ही था। वो होना ही था कि इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा ये मानना है कि जैसे कि जो गीता का श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको लोग रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं कि फल की इच्छा मत कर। वो जो फिल्मी गानों में आया है ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, तो ये जो, लेकिन ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है इस श्लोक का। और ये है कि फल की इच्छा के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। अभी हम ये इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या इंटरव्यू करने की इच्छा के बिना ये इंटरव्यू हो सकता था? तो इच्छा तो के बिना संभव नहीं है। हाँ, मतलब फल पर आपका अधिकार नहीं है, श्लोक ये बोलता है। इच्छा मत करो नहीं बोलता, फल पर आपका अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है कि आपने इच्छा करी, आपने तय किया और आपने सब कुछ तैयारी करी, लेकिन चूंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसलिए आप जो उसका जो परिणाम है वो आपके हाथ में नहीं है। फल आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि करोड़ों फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, और कौन सा फैक्टर्स क्या काम कर रहा होता है वो आपको पता ही नहीं है। कि अभी ये शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ आवाज़ आ रही थी, और ये फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं था। अगर वो आवाज़ और ज़्यादा होती तो शायद आज होता कि हम लोग कल कर लेंगे, आज नहीं हो पाता। तो कितने फैक्टर्स हैं, वो कहाँ से आएंगे और आपकी लाइफ को कैसे कैसे बदलाव करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, कुछ अचानक कुछ अच्छा। हम गलतफहमी में ये रहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमको मिलेगा, लेकिन इस पूरी सृष्टि में जितने भी कर्म हो रहे होते हैं, उन सबके कर्मों का फल सबको मिल रहा होता है, एक दूसरे को मिल रहा होता है। तो इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वो होना ही था। उसमें हम चाहते या ना चाहते, या उसमें हमारा कोई रोल है कि नहीं है, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। तो इतना इंटरडिपेंडेंट है कि वो
इसकी वजह से हुआ कि इसकी वजह से हुआ, अभी मान लो लाइट चली जाए तो शायद हम लोग फिर थोड़ी देर रुकना पड़ जाएगा, तो वो हमने तो नहीं किया सारे है। फैक्टर काम कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स काम कर बैठने रहे के लिए सोफा, हाँ, हाँ, पढ़ने के लिए कागज। हैं। हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिनकी वजह से ये काम हो रहा है। तो उनमें से कोई भी फैक्टर किसी भी तरह से की भूमिका निभा सकता है। हम क्या करें ये तो हमारे हाथ में है हम्म, कि हम क्या करें, बस इतना हमारे हाथ में, बाकी फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं। ट्रेन में हम जा रहे हैं और कहाँ मतलब हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आराम से, हमने टिकट भी खरीदा, सारे लॉफुल करे, अपनी ही बर्थ पे लेटे हैं, सब कुछ लेटे हुए हैं, लेकिन एक सिग्नल वाला सो गया, अब उसने पूरी ट्रेन को एक्सीडेंट करा दिया रास्ते में सिग्नल की वजह से, और जितने पैसेंजर्स बैठे थे उनको तो कुछ पता भी नहीं कि कौन सा फैक्टर था, क्या था, वो जानते भी नहीं है कौन सिग्नल मैन था, क्या था। तो जो ये करोड़ों फैक्टर्स काम करते रहते हैं, तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कहते हैं ना ये तो होना ही था, या नियति की जो बात करते हैं, हमारे हिसाब से नियति यही है कि चूंकि करोड़ों फैक्टर्स काम करते हैं, तो उन फैक्टर्स के हिसाब से जो है चीज़ें घटित होती हैं। हाँ, इच्छा की बात है कि इच्छा हो कि क्या चीज़, वो तो मतलब हम इसलिए उसको ये नहीं सोचते कि जैसे कि अगर हम सोच रहे हैं कि वो फैक्टर अगर ना हुआ तो ये हम डिलीट हो जाए, तो हो सकता है उसके डिलीट होने से बहुत सारी जो पॉजिटिव और चीज़ें हुई वो भी ना डिलीट हो जाए, इसलिए हम ये सोचते ही नहीं है कि अगर वो ना हुआ होता। ये अच्छा दृष्टिकोण है। हाँ, जैसे कि कई बार मन में आता है कि हम LIC में थे और उस वक्त हमारे साथ के लोग और हमारे जूनियर्स भी NSD जा रहे थे, तो कई बार आता है कि हमको भी रिज़ाइन करके NSD चले जाना चाहिए था। ये कई बार दिमाग में आता है, लेकिन खुद ही अपने आप को हम कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी का थॉट है। इसलिए क्योंकि अगर हमने LIC से रिज़ाइन करके हम NSD गए होते, तो बाकी जो चीज़ें हमने यहाँ रह के जिस ढंग से हमने काम किया है, इसमें से क्या क्या छूट जाता पता नहीं। सही बात है। उस एक घटना के न हो जाने से या उसके ना होने से पता नहीं क्या चेंजेस आ जाता लाइफ में कुछ। तो इंटरव्यू के अंत में है और आखिरी चीज़ है कि हम जैसे बच्चे जो युवा हैं लखनऊ में और अलग अलग शहरों में, गांव से आते हैं या कोई शहर से आता है, काव्योम नाम की जो संस्था है, आप उससे परिचित हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से और अच्छा काम करे या क्या कर सकती है थिएटर के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, एक सीख कोई? एक तो काव्योम जो भी काम करे वो सबसे पहले ये इस काम के महत्व को समझे कि हम ये जो कर रहे हैं इसका महत्व क्या है। मतलब चूंकि सब करते हैं, साहित्य बड़ी अच्छी चीज़ होती है, हम भी कर लें, अब मैं भी साहित्यकार, हम लोगों को भी साहित्यकार बनना है और अच्छा लिखेंगे तो अवार्ड मिल सकता है, ये सब शायद इससे बेहतर ये है कि सबसे पहले आपके मन में ये पैदा हो कि वाई काव्योम, इसको करना क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। सारे लोग सबसे पहले इस चीज़ को इस पर गहराई से मंथन करें और उसके बाद अपने काम को आगे बढ़ाएं, सफलता तो अपने आप मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इंटरव्यू में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू। ऐसे आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। नहीं, अच्छा लगा बातचीत करने में, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।